आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र त्रिपाठी, मैं अधिशासी अभियंता हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ प्रोविंशियल डिवीज़न पीडब्ल्यूडी देहरादून में। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक हमें मौका दिया कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बता सकें। और हम लोगों को प्रोजेक्ट करने से पहले इस बात की एक मुहिम भी रही है और हमारा मैंडेट भी है कि हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इस बारे में आप सभी को बताएं। और इसके हमने बहुत सारी मीटिंग्स भी किया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ मौका हमें नहीं मिल पाया था। तो जब मेरे पास मैडम एक प्रपोजल लेकर के आई तो हम लोग तुरंत तैयार हो गए। थोड़ा सा एक इशू टाइमिंग का हो रहा था कि उस समय हमारी अवेलेबिलिटी या आप लोग अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, तो उसी दिन हम लोग डिसाइड कर लिया था। और ये बड़ा अच्छा रहा कि हमारे पास भी अच्छा खासा समय मिल गया अपने आप को इसको तैयार करने के लिए। आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में आप सबको थोड़ा ब्रीफ में उसको बताऊँगा और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको भी मैं रिप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शहर में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है ट्रैफिक जाम की। और वैसे तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग विकास कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन हर विकास के पीछे कोई कोई और भी हमारे सामने इशूज आते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता है, जिसका हमें निस्तारण करना होता है। तो हमारी कैपिटल है ये देहरादून इस प्रदेश की। ऐसे पोजीशन में बहुत सारे लोग यहाँ रहना भी चाहते हैं, तो पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ रही है और साथ ही व्हीकल की संख्या बढ़ी है, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। तो सबको लेकर के जो इम्पैक्ट है रोड पे आ रहा है। इशू क्या है कि हमारे जो पहले से बनी हुई सड़कें हैं उनकी दोनों तरफ भवन बने हैं, शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसे में रोड का वाइडनिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और जब भी हम लोग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो इसके में जगह की आवश्यकता तो होती ही है। इस केस में भी ये सर्च किया गया कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि विदाउट डिस्टर्बिंग द पीपल एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑलरेडी गोइंग ऑन एक्टिविटीज़, हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट एनी स्ट्रक्चर हियर। तो ये यहाँ पे इसको मैं आगे ब्रीफ करूँगा आपसे इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट स्लाइड दिखेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि देहरादून हमारे एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, टूरिस्ट का आना है, अच्छी बात है। और इससे हमारे सड़कों पर ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। और जैसा कि आप सभी जानकारी में है कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो जब ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि लोगों की संख्या में और वृद्धि होगी और उसका भी इम्पैक्ट हमारी सड़कों पर आएगा। इसके लिए हम लोगों को पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और ट्रैफिक जाम से जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो लंबे समय तक यहाँ पर व्हीकल मूवमेंट नहीं हो पाता है या ट्रैफिक जाम में लोग खड़े रहते हैं। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेवाएं होती हैं, जो अत्यावश्यक सेवाएं होती हैं, उसको हम लोग कई बार नहीं दे पाते समय से। किसी को मेडिकल फैसिलिटी है या कोई और भी दिक्कतें हैं। साथ ही लंबे समय तक व्हीकल वहाँ पर रहेगा तो हमारा इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा पॉल्यूट होता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन उससे बढ़ता ही है। इन सब के समाधान में इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया है। तो गवर्नमेंट दो फ्रंट पे काम कर रही है। एक तो जो हमारा आउटर एरिया है, यानी रिंग रोड बना करके, कि जो बाहर से लोग आते हैं और शहर के अंदर प्रवेश उन्हें नहीं करना है, बाहर जाना है, तो इसके लिए NHAI कंसीव कर रही है। रिंग रोड का कॉन्सेप्ट है और लोग बाहर से मूव कर जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जिनका कि शहर के अंदर से उनको गुजरना है, शहर के अंदर जाना है, उनके लिए प्रोजेक्ट ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी ट्रैफिक जो भी इंटरनल सड़कों पर है उसमें से करीब रिस्मिया पर 9,500 PCU और बिंदाल पर करीब 11,500 PCU ट्रैफिक हम इस पर भी डाल सकेंगे। और इसको 2051 में जो हमारा ट्रैफिक सेंसस रहेगा, जो हमने अभी एक आकलन किया हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो 4 लेन का एलिवेटेड रोड है। नेक्स्ट एक छोटा सा वॉक थ्रू है। देहरादून शहर के दो मुख्य प्रवेश द्वार पर रिस्पना एवं बिंदाल नाम की दो नदियां स्ट्रेटेजिकली स्थित हैं, जो शहर के अंदर बढ़े यातायात दबाव के प्रबंधन, जाम की समस्या के निदान एवं वाहनों के सुगम संचालन के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण हेतु स्वाभाविक विकल्प उपलब्ध कराती है। इस हेतु रिस्पना ये हमारा एक लाइन डायग्राम है। ये आप जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये बिंदाल एलिवेटेड रोड है, और जो ब्लू कलर में है ये रिस्पना एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो रिस्पना नदी के लॉन्ग है। ये जो ग्रीन का स्टार्टिंग पॉइंट है हरिद्वार बाईपास रोड पर कारगी चौक से थोड़ा सा आगे चलते हैं
तो जहाँ पर बिंदाल ब्रिज है वहाँ से स्टार्ट होता है और ये डाइवर्जन से थोड़ा आगे जा करके ओल्ड मछली रोड पर साई मंदिर के पास में टर्मिनेट होता है ग्रीन कलर से, जो बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर है। जो रिस्पना एलिवेटेड कॉरिडोर है ये विधानसभा के पास रिस्पना नदी से प्रारंभ होता है और रायपुर रोड से ऊपर निकलते हुए धोरण ब्रिज से ऊपर निकलते हुए ये नागल ब्रिज पे जाकर टर्मिनेट होता है। तो 11 किलोमीटर लंबाई रिस्पना एलिवेटेड कॉरिडोर की है और 15 किलोमीटर लंबाई बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर की है। इसमें इस बात का ही प्रावधान रखा गया है, जो भी हम आगे के साइड में नेक्स्ट दिखेगा प्लीज़। जो प्रोजेक्ट के अंदर हमने मेन प्रावधान किए हैं, तो हम एलिवेटेड कॉरिडोर तो बना ही रहे हैं, साथ ही अभी नदियों में पहले से जो यूटिलिटी सर्विसेज पड़ी हुई हैं, जैसे कि हाई टेंशन लाइन है या सीवर लाइन है या पाइप लाइन है, कोई भी सर्विसेज पड़ी हुई हैं, उनको फिर हम नदियों से बाहर शिफ्ट करेंगे। साथ ही नदी के दोनों तरफ जो आबादी वाला भाग है उसमें हम रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, जिससे कि उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, फ्लडिंग की पोजीशन हमारे सामने नहीं आएगी। और इसके अलावा एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा, नदी की भी हेल्थ में सुधार होगा, ड्रेनेज सिस्टम को भी बेहतर किया गया है। नेक्स्ट, अगर हम रिस्पना एलिवेटेड की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इसमें विधानसभा से शुरू करके नागल तक जाती है। साथ ही 2 इसमें इंटरनल जंक्शन दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति शहर के बाहर से आ रहा है, उसको शहर के विभिन्न हिस्सों में जाना है, तो बहुत ज़्यादा जंक्शन तो हम नहीं देंगे, क्योंकि फिर हमारा जो पर्पज़ जो डिफीट कर जाएगा, हमारा जो उद्देश्य है वो नहीं सफल होगा। लेकिन 2 इंटरनल जंक्शन इसे दिए गए महत्वपूर्ण रोड पर। एक रायपुर रोड है जो सर्वे चौक से सहस्त्रधारा क्रॉसिंग की तरफ जाती है, उसमें चूना बट्टा पुल है, वहाँ पर एक जंक्शन आएगा। और दूसरा जो धोरण से IT पार्क रोड जाती है, उस पर धोरण ब्रिज के पास में एक वहाँ इंटरनल जंक्शन दिया गया है। पहला हमने था रायपुर रोड पर चूना भट्टा पुल के पास। बिंदाल के ऊपर ही है, बिंदाल। अभी मैं रिस्पना की बात कर रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मैं ब्रीफ किया वही, और इसकी जो टोटल विड्थ रहेगी हमारे कैरेज वे की, वो 20.2 मीटर रहेगी। बेसिकली दिस इज 4 लेन विद पेव शोल्डर, आप समझ सकते हैं। 9 मीटर एक तरफ है, 9 मीटर दूसरी तरफ है, बीच में डिवाइडर है और दोनों तरफ हमारे क्रश बैरियर हैं। तो इसकी स्पीड जो डिजाइन स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है। नेक्स्ट, ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ डेटाज हैं, और मेन डेटा जो है वो है अफेक्टेड स्ट्रक्चर का। ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है अभी सर्वे के बाद में, जो हिंदी वाले वर्जन में था, इसको हम दोबारा से आपको दे देंगे। ये जो टोटल स्ट्रक्चर इसमें है वो 1120 है अभी, जिससे नॉट 107 है, 1120। तो 1120 स्ट्रक्चर हैं, वो हम अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट, ये बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो हमने बताया कि कारगिल चौक के थोड़ा आगे से ये प्रारंभ होता है, और वहाँ से पहला लालपुर के पास में एक जंक्शन है। उसके बाद चक्रहता रोड पर बिंदाल ब्रिज जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर दूसरा जंक्शन है। और न्यू कैंट रोड एक महत्वपूर्ण रोड है, जो दिलाराम चौक से माननीय मुख्यमंत्री जी की आवास तरफ जाती है। उस पर विजय कॉलोनी के पास में एक तीसरा जंक्शन दिया गया है, और लास्ट में फिर डाइवर्जन के पास जा करके इसकी एक आर्म चली जाएगी ओल्ड मछली रोड की तरफ, और एक थोड़ा सा हम लोग मसूरी रोड की तरफ 200 मीटर आगे जाके उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो पर्पज़ इसका रहेगा कि जो शहर के बाहर से थे जाना चाहते हैं वो क्रॉस कर जाएंगे, और जिनको शहर के अंदर में जाना है तो उनके लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। सिंपल इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर 1494 एक्चुअली। ये इसमें थोड़ा सा और इसमें करेक्शन हुआ है, दिस इज 1494 एंड इट में वेरी। अभी इसका जब फाइनल हम लोग सर्वे करेंगे तो इसमें कुछ गड़बड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, तो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कुछ आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, देन इट्स मोस्ट वेलकम। मैं जानना चाहता हूँ, आपने बोला कि नदियों के दोनों तरफ आप एम्बैंकमेंट बनाएंगे। हम एम्बैंकमेंट हम रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, बेसिकली वॉल बनाएंगे, तो क्या आप उनको चैनलाइज कर देंगे? उनका जो नेचुरल अभी फ्लो है नहीं, हमने वेरी गुड क्वेश्चन सर। जो जहाँ पर रिवर पहले से ही चौड़ी है और उसका जो नेचुरल बैंक है, हम उसी बैंक पर इसको बनाएंगे, हम इसकी विड्थ को कम नहीं करने जा रहे हैं। तो नेचुरल बैंक तो जैसे बिंदाल की तो अप्रोच हो गई है ना पूरी, इसको क्या करेंगे? जो जहाँ पे हमने इसका, ठीक है, इसमें सर एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने इस पूरे प्रोजेक्ट का हाइड्रोलॉजिकल मॉडल स्टडी भी कराया हुआ है। इसके लिए जो हमने डिज़ाइन किया, जहाँ पे रिवर हमें भी दिखाई देती है, उस रिवर को एंड पॉइंट को लिया, और कुछ ऐसे स्पॉट भी हैं जहाँ पे इंक्रोच होकर के अंदर तक आया हुआ है,
उसमें हमने जो मिनिमम विथ हमें रिक्वायर है फॉर द फ्लो ऑफ द रिवर, क्योंकि इसके डिजाइन में 100 ईयर का रिटर्न पीरियड दिया गया है डिस्चार्ज का। चार्ज कितना रखा आपने? पिछले 100 वर्षों में जो मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लो किया है, रिटर्न पीरियड का डिस्चार्ज रहा है, जो इरिगेशन का डाटा है, उसको हमने इसमें एज्यूम किया है। तो वैसा पानी दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डिजाइन में इसको लिया है कि कभी ऐसा भी फ्लो इसके अंदर हो तो इसमें कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। और इसके लिए जहाँ पर नदी की चौड़ाई बहुत कम हो गई थी और दोनों तरफ आबादी थी, अब वहाँ पर हमने उसको मॉडलिंग किया है और उसकी विथ भी थोड़ी हमने बढ़ाई है और हमने मिनिमम 20 मीटर तक की रखा, वहाँ पर भी रखा है। तो और इसके बाद जो भी ये निकल गया है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसमें फिर हमने 100 ईयर रिटर्न पीरियड का डिस्चार्ज फ्लो करा करके और उसकी मॉडल स्टडी कराई है IIT रुड़की से। और उसमें उनके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं तो उन्होंने इसको ओके किया। ये काफ़ी एक्सरसाइज करके और काफ़ी ट्रायल एंड एरर करके पहले हमने डिज़ाइन किया था और हमारे कंसल्टेंट इंस्पेक्टर ने, और जब इन्होंने इसको ओके पाया था तो इसकी हमने चेकिंग फिर वहाँ से कराई है। सर तो रिवर की विड्थ 20 मीटर रहेगी नीचे? नहीं मैं रिवर की वेव कहीं 40 मीटर 50 मीटर, रिस्पना की 70-80 मीटर भी है, वो उतनी ही रहेगी। वो कई जगह बताना कि मिनिमम 20 भी, जहाँ पे मिनिमम तो कई इसकी विड्थ कहीं पर तो 8-9 मीटर तक भी है। आपकी जो वॉल्स बनेंगी वो 20 मीटर मिनिमम रखी हमने। मिनिमम 20? जी जी। दैट इज आल्सो वेरी लो। नहीं, हमने तो देखिए, हमें कुछ अंदाज से नहीं करना है। व्हाट वी आर डूइंग इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड स्टडीज़। तो हमने निकाला और हमें देखा कि इतने में फ्लो कर रहा है, तो जब दोनों तरफ आबादी बनी हुई है और 8 मीटर में रिवर फ्लो कर रहा है, तो हमने 100 ईयर रिटर्न पीरियड में देखा कि मिनिमम कितना हमें चाहिए, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए निकाला गया है। तो इसमें हमारे अपना कुछ अनुमान पे कुछ नहीं है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन सर। सर मिनिमम कितना है? फाउंडेशन क्या रखा? और मैंने बताया कि अगर हम आपको इसमें दिखाएं तो मिनिमम 20 मीटर इज़ एट 1 प्लेस 2 प्लेस, जहाँ पे बहुत ही हेवीली पॉपुलेटेड है। अदरवाइज इट इज़ 40 मीटर 70 मीटर 80 मीटर ऑल्सो। See, you know, 80 meters, the catchment area 80 meters, and when it gets into 20 meters, what will happen there, you know? आई एम नॉट गेटिंग यू सर। पहले तो पानी पीछे से आएगा 80 मीटर से 40 मीटर से, तो वहाँ पे फिर लेवल फनल इफेक्ट हो जाएगा। सर अभी भी पानी बह रहा है ना, और भी जो रिवर की विड्थ है हमने इससे तो ज़्यादा ही रखा है, तो जब पानी इसमें निकल रहा है तो उसमें भी निकलेगा। इवन हमने ये जूम किया है। और एक चीज़ हम और बताएं कि जो पानी का डिस्चार्ज है, अगर हम बात करें इसको रिस्पना रिवर की, तो स्टार्टिंग में डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। हम इसके अलग अलग सेक्शंस पे जाते हैं। तो जैसे हम इसको अगर जिसका मोस्ट नैरो पोर्शन है, हमने उसकी मॉडल स्टडी भी, मतलब उसकी फिजिकल मॉडल स्टडी भी कराई। हमने वैसा मॉडल एक्चुअल में तैयार करवाया और उसमें पानी को फ्लो करा के देखा कि वहाँ पे क्या हमारी पोजीशन रहेगी। वो स्टडी भी इसमें की गई है। और उसमें भी जो रिवर का फ्लो और डिस्चार्ज है वो सब कुछ विद इन नॉर्म्स आए हुए है। और लोकल एफ्लक्स 1.1 मीटर का रिस्पना में, और 1.1 मीटर का बेंदाल में, 1.3 मीटर का रिस्पना में लोकल एफ्लक्स आया कि जब बहुत हाई रहेगा तो इतना रहेगा। और हमने जो रिटर्न मॉडल बनाई है वो उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो सभी जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा आया है, तो वो सब विद इन नॉर्म है। तो जो सेडिमेंटेशन होगा नीचे, उसको भी कंसिडर किया? बिल्कुल सर किया है। और जो IIT रुड़की से हमारी रिपोर्ट आई है, उन्होंने इस बात को स्पेसिफिक उल्लेख के 2 बातों को उन्होंने कहा है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो इसमें गार्बेज वगैरह हैं उसकी हमें रेगुलर क्लीनिंग करानी चाहिए, क्योंकि एक बारिश के बाद में उसमें आ जाएगा तो वो आएगा तो वही फ्लो को इंटरप्ट करेगा, वो भी उसको हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। और दूसरा जो इसमें इसका लेवल में जो चेंजेस आते हैं वो भी हमें मॉनिटर करना होगा, और वो भी समय समय पर हमें ड्रेजिंग भी तो काफ़ी आती है ना इसमें। उन्होंने कहा, यही बात कही कि जो सल्ट आती है, जो सल्टिंग होती है, तो इसकी भी समय समय पर ड्रेजिंग की आवश्यकता होगी। मैं एक और बात में आपका ध्यान वो कर एक मैं पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आपने ये वाला क्वेश्चन रेज़ किया हमारे सामने, और आपको भी जो आपने पॉइंट बोला, क्योंकि जो बातें आपने रेज़ किया है इन बातों को IIT ने भी डिस्कशन में हमारे साथ रखा था। तो इट्स वेरी नाइस कि हम सभी लोग इतना अच्छा सोच पा रहे हैं, इतना नेचुरली सोच पा रहे हैं। यही सोचते हैं, क्योंकि मैं बचपन से जा रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि शायद इतना पानी जो है वो सस्टेन कर लेगा जो आप इसको डिज़ाइन। बल्कि सर मैं तो बिंदाल और रिस्पना यहाँ से कहीं वो ज़्यादा चौड़ी थी। तो आप अगर कांवरी रोड वाला देखो ना, वहाँ पर पूरा रपटा था, इसे वो बन गया है, और बहुत चौड़ा रपटा था, पूरा पानी बह के आता था, पूरा गोविंदगढ़
उसमें पानी भर जाता था बरसात में। इवन सर जहाँ पर आजकल रिकॉर्ड्स में रिवर जहाँ तक हमें मिल रही है, हम उसके अंदर नहीं कुछ कर रहे हैं, या तो मौके पर मिल रही है, रिकॉर्ड से मिल रही है। और जहाँ भी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे, रेवेन्यू रिकॉर्ड ही देख के हम बात कर रहे कौन सी हैं। ईयर थी? ये तो रेवेन्यू वालों ने देखा कि जो भी उनके पास अवेलेबल है, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल होगा, उन्होंने पीछे से लिया होगा, क्योंकि रिकॉर्ड आज तो नहीं होता, तो बहुत पुराना रिकॉर्ड रहता है, उसके बेस पे लोग वर्कआउट करते हैं। तो उससे हम लोगों ने किया है। और भी बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, और वो उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मौके पर जो रिवर है उससे तो हमें कम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और हमने इस बात को एनालाइज़ किया है कि 100 ईयर का सबसे बड़ा वाला डिस्चार्ज यहाँ से, जैसे मैं बताऊँ, किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना है आपका, तो 300 क्यूमिक के आसपास रसपिना में है, और 200 के आसपास बिंदाल में है। और जो मैक्सिमम डिस्चार्ज आया है उसका भी हमने 120 यानी कि 120% पे उसको हमने डिज़ाइन करवाया है कि उसका उससे भी 20% अगर डिस्चार्ज बढ़ जाए तो भी हमारी रिवर उसको अकोमोडेट कर सके। मैम आप कुछ कह रही थी? मेरा क्वेश्चन यही है कि हम बात कर हम बात कर रहे हैं आजकल क्लाइमेट चेंज, हम बात कर रहे हैं कि डिप्लीशन ऑफ ग्रीनरी हो रहा है, इसमें भी 7,000 के करीब पेड़ कटेंगे। 2,000 तो आपने चिन्हित किए हैं जोड़ी गांव की तरफ ही। हम उसको क्या आज के समय में हम काट सकते हैं? हमको ये एक चीज़, हर एक चीज़ में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है हम उसमें ये सोचते हैं। दूसरी बात, हम बात करते हैं हमारी नदियों को रिजुविनेट करने की। जब हम उन पे एलिवेटेड कॉरिडोर्स या कुछ बना रहे हैं, जो हमने पहले यहाँ पे भी देखा है आसा रोड़ी पे, जो स्रोत होते हैं वो तो बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? किस हिसाब से हाइड्रोलॉजिकल अगर आपने उसमें कराए हैं तो कौन सी संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों को देखती है? अगर आप हमें बता पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैम सबसे पहले मैं आपके पेड़ों वाले पे कहता हूँ, 7,000 की फिगर आपको कहाँ से मिली? डोंट नो, ऐसी कोई फिगर नहीं है, इतनी बड़ी कोई भी फिगर नहीं है। और इसमें हमारे पास 900 मीटर का पैच ऐसा पड़ रहा है जहाँ पे हम फॉरेस्ट से गुजरते हैं बिंदाल पे। अदरवाइज़ हमें रेगुलर फॉरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ और कहीं जगह पर कहीं पर ट्रीज आ रहे हैं। और 2000 बोले आप। 2000 नहीं, 2000 तो जोड़ी जाकर में कट रहे हैं। तो मैंने बताया कि जो बिंदाल कॉरिडोर है इसमें मात्र वही 900 मीटर का पैच है जो फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं। और उसमें मैडम जो फिगर बोला है उसको मैं अभी वेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ द मैटर ऑफ रिकॉर्ड। जो भी फॉरेस्ट से निकल करके आएगा उस पर वर्किंग करके वो लोग बताएंगे। और लेकिन और कहीं से फॉरेस्ट नहीं आ रहा है। हाँ, पेड़ जरूर कहीं कहीं पर आ रहे हैं, उसकी भी अकाउंटिंग प्रॉपर ढंग से किया जाएगा। और हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं, और उसको हम लोग कैसे मिटिगेट करेंगे उसकी व्यवस्थाएं किया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई प्रक्रिया किया जाएगा। तो हम कैसे एनवायरनमेंट को फुलफ़िल करेंगे, इसकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी किया जाएगा, क्लियरेंस भी किया जाएगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी किया जाएगा, और उसके बाद ही प्रोजेक्ट का पे काम होगा। तो जो भी इसमें हमें मेजर्स लेने होंगे, मेजर्स लिए जाएंगे और नियमों के हिसाब से काम किया जाएगा। अभी तक यही देखा गया है कि जो भी प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं उसमें एनवायरनमेंट को सबसे आखिरी, सबसे नीची सीढ़ी पे रखा जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। हम डेवलपमेंट में बढ़ रहे हैं पर वो डेवलपमेंट है या नहीं मुझे नहीं समझ आता। मैं मतलब सारे में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को तो नहीं आंसर कर सकता हूँ, बट इन जनरल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसमें हमारा पहला काम ये होता है कि इसमें कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया जाए, पेड़ों को कम से कम इसमें इन्वॉल्व किया जाए। इसीलिए सारे पहले हम लोग क्लियरेंस लेते हैं। और साथ ही हमें ध्यान देना होता है टेक्निकली बेस्ट ऑप्शन पे काम करना है, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर लोगों का चलना है, लोग उससे प्रभावित होंगे और लंबे समय के लिए बना रहे हैं, उसमें बहुत सारा फंड भी इन्वॉल्व हो रहा है और बहुत से लाइफ भी इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको भी सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है। तो हम लोग सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। और सेकेंड, एनवायरनमेंट में देखिए हम कोई भी समाधान निकालते हैं तो समस्या सुन तो कोई समाधान नहीं होता, हर समाधान में समस्याएँ होती हैं। हम लोग उस समाधान में बढ़ते हैं जिसमें समस्याएँ कम से कम हों, यही हमारा मैंडेट रहता है, यही हमारा उद्देश्य होता है।
So there is an environmental impact assessment that has been done. That has been done by the consultant, और ये फॉरेस्ट के से हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग एडिशनल करवाएंगे उसको। इसका हमें रिपोर्ट मिल सकती है AIA की जो हुआ है? जो हमारे फाइनल हो जाएगी, जब फाइनल हो जाएगी उसके बाद देंगे। इंटरनल तो हम लोग उसको भी इसका ऑल्टरनेट भी कोई प्रोजेक्ट को वो किया था, मतलब जब 3-4 नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो 3-4 ऑल्टरनेटिव पहले स्टडी करते हैं, फिर उनमें से जो फर्स्ट आता है उसको हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका कोई ऑल्टरनेट भी प्रपोजल्स आपने रखे हैं? सर हम लोग जब किसी ग्रीन फील्ड में वर्क करते हैं या हम लोग जब कोई न्यू इस तरह की चीज़ करते हैं उस पर तो रखा जाता है। इस केस में भी पहले हम लोगों ने और विचार किया। मैंने इसके स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जो हमारी सड़कें हमको वाइडन करने का कोई स्कोप नहीं है, तो हम लोगों ने इस पे वर्कआउट किया। जो पूरी दुनिया भर में इस तरह के काम हो रहे थे कि इसको यूज किया गया था। फिर हमारे सामने चैलेंज थे कि ऐसा करने पे नदी के प्रवाह कोई बाधा तो नहीं होगी, तो हमने फिर हाइड्रोलॉजिकल मॉडल स्टडी कराई। साथ ही हमने ये भी ध्यान दिया कि ऐसा करने से, जैसा कि आपने वॉकथ्रू में देखा होगा कि अभी जरा एक बार इनको बोला वॉकथ्रू दिखाना बेंदाल वाला, और उसका अभी मैं एक आपको लंबा वॉकथ्रू दिखाऊंगा और बताऊँ कि हमारी नदियाँ अभी कैसी हैं और उसके बाद कैसे हो जाएंगी। फिर शायद आपको लगा कि जो हम लोग करने जा रहे हैं तो जो हमारे अप्रहेंसन हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उसका इसमें काफ़ी तक समाधान भी मिलेगा। कैनाल की तरह बना रहे हैं? नहीं, कैनाल का फेस तो तब होता है जब हम नीचे ही बनाते हैं। हम नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसके रिवर के मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जो अभी भी दोनों साइड में वॉल्स बनी हुई हैं, लेकिन वो वॉल्स प्रॉपर नहीं है। अभी हम लोग वेल डिजाइन वॉल बनाएंगे, वो भी जहाँ पर आबादी है, इस पर्पज़ से कि इसमें जो नदी में फ़्लो आएगा। वैसे तो अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं जो पानी का फ़्लो है, लेकिन हमने 100 ईयर का रिटर्न पीरियड जो एज्यूम कर लिया, तो हमने माना कि अगर वैसा भी कुछ आ जाए तो भी आबादी में पानी न घुसे, इसे बनाना हमारे लिए आवश्यक है। और सर ये मास्टर प्लान में था ये पहले से, ये भी क्या ये रोड? इस पर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। इवन बल्कि मास्टर प्लान पे हमारी कोई वर्किंग अलग से नहीं है, लेकिन जो CMP था, कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान था 2018 में, जो उसमें निकल के चीज़ें आई थी और एडिशनल विकल्पों पे बात किया गया था, उसको लिया गया था। और इसके लिए बहुत ही उच्च स्तर पर चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पर कमेटी बनाई गई थी। सारे डिपार्टमेंट का इसमें पार्टिसिपेशन हुआ है और सारे डिपार्टमेंट के इनपुट लिए गए हैं और उसको ले करके उसके बाद इस पर काम किया गया है। इरिगेशन से, फॉरेस्ट से, सारे डिपार्टमेंट से के इस पर सबके व्यूज लिए गए हैं, सबकी योजनाएं इसमें लिया गया है। इवन मास्टर प्लान जो MDD बनाता है वो भी इसके पार्ट हैं, नगर निगम पार्ट है, जिला प्रशासन पार्ट है। तो सारे एस्पेक्ट और सारे एजेंसीज को इन्वॉल्व करते हुए इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपने ये कहा था कि सॉरी ये जो NHAI, ये अजय प्लीज कैरी हो। आपने कहा था कि 2021 सर्वे के हिसाब से आप लोग ने प्लानिंग करी है, तो आपने कितने प्रोजेक्शन किया है कि ये सड़कों पे कितनी गाड़ियाँ रोज़ जाएंगी? और हाँ मतलब, और पूरा सवाल ये है कितने साल तक देखा है? मैं सर स्टार्टिंग में शहर को पूरा अपसेट कर रहे हैं। मैं सर स्टार्टिंग में बताया था कि हमने इस पर जो एनालिसिस किया है, ये जूम किया है कि हमारा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा अभी 2025 में करीब 9,500 के आसपास रसपिना पर हम इस पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर पाएंगे और बेंदाल पर 11,500 का, और हमने 2051 के हिसाब से इसको जूम किया हुआ है। उसके हिसाब से देखेंगे तो करीब 38,000 PSU का ट्रैफिक बेंदाल से, रसपिना से गुजरेगा और 40,000 का बेंदाल से गुजरेगा। इस तरह ये ऐसा हमारा प्रोजेक्शन है सर। सो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, मतलब इम्पैक्ट होगा कि 20,000 गाड़ियाँ एक जगह पे आके गिरेंगी ऑन द रोड गोइंग टू मसूरी। उसका क्या प्लानिंग है? देखिए सर, सारे प्लानिंग एक साथ तो नहीं हो पाते। मैंने बताया कि तीन फेजेस पे काम चल रहा है। एक हमारी एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, उनको हम स्ट्रेथन कर रहे हैं। दूसरा एक बाईपास बनाने के लिए NHAI वर्क कर रही है। जो बाईपास को इसमें मैंने आपको शो नहीं किया है, वो रसपिना साइड से जो आएंगे वो आशा रोड की तरफ चले जाएंगे, आशा रोड की तरफ से उधर झाझरा की तरफ होती है, फिर वहाँ से मसूरी जाने के लिए अलग रिंग रोड की प्रपोजल में है। उसका अभी ब्रिज से नहीं है, ब्रिज का तो आपने ऑलरेडी एक प्रोजेक्शन दिया है ना सर। सर मैं एक बार मुझे से सुन लेंगे तो शायद बेहतर क्लैरिटी रहेगी। हमने इस बात को देखा ना कि हमारे यहाँ कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो ट्रैफिक जो भी आ रहा है तो उसको डाइवर्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन रिंग रोड जो बनेगा उस पर हो जाएगा। अब शहर में अंदर आने वाला ट्रैफिक बचेगा, आने वाला ट्रैफिक एक मेन रोड पे जाएगा, दूसरा इस पर जाएगा।
इस पर हमने जो देखा कि कितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे हमने वर्कआउट किया हुआ है। पॉइंट था कि जहाँ पर ये मसूरी रोड पे एंड कर रहा है ना आपका बिंदाल वाला क्वार्टर, उसके आगे तो वही सेम रोड है, या दोनों एक ही करेंगे, नहीं तो वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना। मैंने इसलिए बताया ना कि जो रिंग रोड बन रहा है, जिसको मसूरी जाए उसको तो जाने के और अदर ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अभी आता हूँ सर, आता हूँ। और जो शहर में हमने जो इंटरनल जंक्शन दिए हुए हैं, हमें भी जूम करें कि लोग यहाँ पर भी अंदर बाहर जाएंगे, और जो सड़क पे जाम में फंसे हैं वो यहाँ से वहाँ तक तेज़ी से पहुँच चले जाएंगे। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल अप्रिशिएट करने लायक है कि साहब, अगर ये पूरा ट्रैफिक जो यहाँ से निकला है, अगर पूरा मसूरी ही जा रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। तो हाँ, ऐसा हमने एज्यूम नहीं किया कि सारा ट्रैफिक वहीं पर जाएगा, और मसूरी जाने वालों के लिए और ऑप्शन पे विचार करने के लिए एक झांसड़ा वाला बाईपास बन रहा है, एक रिंग रोड और एज्यूम किया जा रहा है जो कि रेस्पिना से होते हुए कहीं मालसी के आगे कहीं निकलेगा, और जो हमारी एलकेडी रोड है इसको भी इंटरमीडिएट लेने की तरफ इसको वाइडन करने के बारे में विचार किया जा रहा है, लंबी दर किमाड़ी रोड के। और एक सर जो आपका सहस्त्रधारा धनोल्टी साइड से जो सड़क आती है, माल देवता की तरफ आती है, सहस्त्रधारा की तरफ आती है, वहाँ पे 2 सड़कें आती हैं, तो उस पर भी PMGCI वर्क कर रही है। तो देयर आर सो मेनी एजेंसीज अलग अलग वर्क कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को आपस में वो करते हुए, आपस में समाहित करते हुए उसके बाद इस पर वर्किंग हो रही है, क्योंकि हम लोग एक ही जगह पर सारे समाधान नहीं दे सकते हैं। तो वो सारी एजेंसी जानते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे लिए इसीलिए PWD इसका नोडल है, और हमारे सेक्रेटरी सर इस पर काफ़ी इंटरेस्ट देते हुए उन्होंने सबको एकजुट किया, और तभी मैं आपको सारी बातें बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा PWD देखता हूँ, उसका छोटा सा पार्ट देख रहा हूँ, लेकिन मैं सारी बातों बारे में आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि उस मीटिंग में ये सारी बातें होती हैं, और सारे लोगों के प्रोजेक्ट को एक फोरम पर लाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे NHAI भारत सरकार की एजेंसी है, बट वो भी मॉनिटर्ड बाई अवर सेक्रेटरी सर। ऐसे ही PMGCI भी जो काम कर रही है, मॉनिटर किया जा रहा है कि हम लोगों को सिर्फ आज का ही देहरादून नहीं देखना है, सिर्फ आज का उत्तराखंड नहीं देखना है, हम लोग को आगे के 25 साल, 30 साल, 50 साल को देखते हुए करना है। और साथ ही जैसा आपने कहा कि एनवायरनमेंट पे कम से कम हम लोग नुकसान पहुंचाएं या उसको जितना प्रोटेक्ट कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे और विकल्प हैं, और भी सड़कें हैं, हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि ट्रैफिक को वहाँ कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है, एक ही रोड को क्यों चौड़ा किया जाए। तो सारे विकल्पों पे जो एक्सपर्ट हैं वो काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं आपको सब बातों का जवाब न दे पाऊँ, क्योंकि मैं सबका इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे पास अल्प ज्ञान है उससे मैं आप लोगों को बता सकूँ। पाठी जी, एक जैसे ये आपने भी कहा और हमने पढ़ा भी है कि मेरे 2-4 सवाल हैं। एक तो NHAI का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो ये बात सही है? तो जहाँ पर NHAI आता है वहाँ पर टोल भी आता है? नहीं, इसमें टोल पे वर्क तो अगर हम इस सड़क पर जाएंगे तो क्या हम लोगों को भी टोल देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन या आपका जो प्रश्न है, ये पूरा ही पॉलिसी मैटर का विषय है। अभी इस लेवल पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि चूँकि ये सड़क हम बना रहे हैं यहाँ की पब्लिक के लिए, तो यहाँ के लोगों को तो कोई टोल देने का विकल्प नहीं रहेगा। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं और वो यहाँ से जा रहे हैं, तो उसका उनको देना पड़े, अगर ऐसा कोई। लेकिन आज की डेट में वह भी नहीं है, बट ये बात की मतलब प्लानिंग का विषय जिसमें है। लेकिन इस बात से मैं श्योर हूँ कि यहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी उनको नहीं है, इसमें नहीं रखा हमने। दूसरा जो है, ये जगह सड़क बनती है आपकी। अच्छा, एक समय और बता दूँ कि चाहे NHAI सड़क बनाए, चाहे हम सड़क बनाए, हर काम करने के मॉडल होते हैं। तो ये जो टोल का पॉलिसी है ना, मॉडल की बात होती है। एक कुछ होते हैं जिसके प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाते हैं, कुछ में हम क्या करते हैं कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट का उसी से पैसा लगवाते हैं कि भाई तुम पैसा लगाओ, हम कुछ पार्ट तो तुम्हें देंगे, मैक्सिमम पार्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा, और तुम लॉन्ग टर्म में, कोर्स ऑफ टाइम में तुम टोल से कलेक्ट कर लेना। लेकिन ये सब जनरली जो हाईवेज हैं, जो दो स्टेट को जोड़ते हैं, वो सब करते हैं, वहाँ पे रहता है। ये हमारा इसका जो मैंडेट है इस इंटरनल रोड का, जो बाहर से आएगा रोड आएगा, आई डोंट नो कि उस पर क्या होगा, लेकिन हमारा जो पर्पज है, मैंडेट है, शहर के लोगों को रिलीफ करने का है। तो ऐसी पोजीशन में यहाँ पे मैं नहीं सोचता कि वर्तमान का टाइमलाइन क्या है सड़क का? मतलब अभी जैसे हम अभी जून 2025 चल रहे हैं,
तो आप लोगों की प्लानिंग के हिसाब से अगर जैसी चीज़ें चली तो ये कब प्रारंभ होना चाहिए, कब तक रेडी होना चाहिए? जिस तरह से अभी गवर्नमेंट इस पर काम कर रही तेज़ी से, जनता को जल्दी सुविधा देना चाह रही है, तो 7 महीने में लैंड एक्विजिशन की एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद वर्क स्टार्ट होगा और वर्क पूरा करने में मैक्सिमम 3 इयर्स का समय लगेगा। तो फरवरी 2026 से और ये मैं और अभी मैंने बताया कि ये NHAI के पास NHAI मोस्ट प्रॉब्ली इस पर वर्क करेगी तो बेटर बता पाएंगे, हो सकता है इस टाइम को और कम करें वो, लेकिन एक जो टेंटेटिव टाइमलाइन भी उन्होंने निकाला है जिस पे हमने वर्किंग किया हुआ था उस पे निकल के आया था कि हम इसको अगर हमने एक बार लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली इसमें और बहुत सारे इशूज हैं, रिहेबिलिटेशन भी है और इसमें कंपनसेशन के बहुत सारे इशूज आएंगे, लोगों का विस्थापन भी होगा, तो सभी को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया चल रही है, सभी पॉलिसी रहेगी, सबके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया करें हमको 6-7 महीने लेंगे और एक बार वर्क स्टार्ट होगा तो हार्डली 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक व्यक्तिगत खाली बात रखना चाहूँगा, जैसे आपको बताइए कि भाई हमारा एक समूह है और आज का उद्देश्य भी यही था कि हम आपकी बात सुन करके अपनी समझ बना सकें और DCF के माध्यम से हम कल अगर होता है कोई आपको रिप्रेजेंटेशन दें, लेकिन उस पर आने से पहले अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात बोलूँ कि भाई 6,200 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने जब आपकी बैठकें हुई, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि आज ट्रैफिक की समस्या को पार करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना है, तो आज हम 6200 करोड़ की बात कर रहे हैं, संभवतः कल 10,000 करोड़ भी हो सकता है। तो अगर 10,000 करोड़ का हम मात्र अगर 1% भी ले लें 100 करोड़ बनता है, तो 100 करोड़ रुपए में अगर हम देहरादून शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही सुदृढ़ कर लें तो क्या इसकी आवश्यकता है? जैसा अभी सर ने भी कहा कि क्या ऐसे विकल्पों पर कुछ चर्चा हुई? देखिए सर, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये सब कुछ है, इस पे सब पे काम चल रहा है, लेकिन पॉलिसी मैटर है, मैं उसके लिए इतना कमिटेड नहीं हूँ मैं सब बात को रिप्लाई कर पाऊँ, फिर भी कुछ बातें मेरी जानकारी हुई जो बता रहा हूँ। हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने एक अभी रूटीन रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं CMP पर, कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान पर, जिसका उद्देश्य यही है। और इसमें ये जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप कर रहे हैं वो तो अलग विषय है, हमारे जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें हम कैसे जंग से इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों पर चर्चाएँ भी चल रही, सारी चीज़ों पर पॉलिसी बन रही है। लेकिन चूँकि मैं उन सारी बातों से बहुत भिज्ञ नहीं हूँ, मैं आपको बेहतर ही बता सकता हूँ, लेकिन आपके मन में जो संशय आया है और कुछ मीटिंग को मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इन सारे चीज़ों पर बड़े अच्छे तरीके से काम भी चल रहा है और बहुत जल्दी सब चीज़ें दिखाई भी देंगी। लेकिन जो हमारी अभी की रोड है, एक देखिए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना एक विषय होता है, दूसरा हम लोग उस पर भी गवर्नमेंट वर्क करें, उसको लोग यूज भी करें। जब तक हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो सिस्टम फिर वर्क नहीं करेगा, उस पर भी हम लोग काम करना है। और मैं आप जैसे लोगों से ही अपेक्षा करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर हम सभी इस बात से मोटिवेट हों और मोटर को छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर इन सब चीज़ों पे वर्क करें, जैसे कि, लेकिन फिर है कि उसके लिए हमें इंफ्रा देना पड़ता है। अगर हम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि साहब आप साइकिल से चलो, तो साइकिल ट्रैक भी हमें देना चाहिए, ये साइकिल चलाने के लिए उतनी जगह देनी चाहिए। गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि हम और आप आजकल पैदल चलने में भी हम लोगों को भय लगता है, और कभी हम कितने धड़ल्ले से सड़कें क्रॉस करते थे, आज हमें भी नहीं क्रॉस कर पाते हैं। अपने बच्चों को भी बाहर भेजने में भय लगता है कि यार पैदल जा पाएंगे, जा पाएंगे। शायद यही रीज़न है हम आप सभी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए गाड़ी जाते हैं, जबकि हम लोग जब बच्चे थे तो खुद ही पैदल जाते थे, हमारे पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, ऐसा तो बहुत रेयर होता था। तो लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, तो वो इस पर वर्क चल रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जाए, साथ ही जो इंस्पेक्शन हॉरिजॉन्टल इंस्पेक्शन है इसके बजाय वर्टिकल इंस्पेक्शन हो, तो इन सब चीज़ों पे भी काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ों का, चूँकि मैं तो एक छोटा सा पीरियड का पार्ट देखता हूँ, तो सब पे मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, बट आप इससे ही किसी फोरम पे जाएंगे तो आपको इसका बिल्कुल वो लोग काम करें आपको बताएंगे। एक सर मैं और बता दूँ आपको, जो आपने 6200 का आपने बताया है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट की जो बात कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा पार्ट है इस पर रिहेबिलिटेशन का, रिस्टेलमेंट का और कंपनसेशन का, इन सब कॉस्ट को लेकर के इसमें ये फिगर आ रही है 6000 की जो फिगर सामने आ रही है, और इस पर भी वर्किंग चल रही है। दिस कैन बी रिड्यूस, वो भी रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, उन सब भी काम चल रहा है। तो और उसमें क्योंकि कंपनसेशन दोगुने रेट से देना पड़ता है, सोल्यूशन देना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स इम्पैक्ट होते हैं, रिहेबिलिटेशन का पार्ट रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
उस पर भी काम कर रहे हैं जिसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। प्राइस बेस है आपका कौन सी ईयर का बेस प्राइस? अभी इसी साल का है, इसी साल का है, इसी साल मतलब इसी आफ्टर मार्च का है, आफ्टर मार्च का है। अप्रैल 2005 के ग्रेड। हाँ, हमने जो नया स्टूल ऑफ रेट हमने तय किया उसके बेस पर है 2025 के जी। बाकी सर मेरा एक सवाल है कि अभी आपने देहरादून से मसूरी का एक रोपवे भी प्रपोजल में है जो बन भी रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको डीकंजेस्ट करने के लिए बना रहे हैं कि मसूरी में गाड़ियाँ ना जाएँ। फिर अभी आपने बताया कि हम बहुत सारी सड़कें ले जा रहे हैं अलग अलग दिशा से, तो वहाँ तो पार्किंग है ही नहीं, तो व्हाट विल वी? मैडम, हम अलग अलग दिशा से गाड़ियाँ लेकर नहीं जा रहे हैं, हम अलग अलग दिशा से लोगों को जाने का ऑप्शन दे रहे हैं जिससे एक ही जगह पर लोग ना फंसें। और रही बात आपकी, मैंने कहा कि आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, मैंने तो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताने आया था, उसका भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, लेकिन इन सभी पे गवर्नमेंट काम कर रही है क्योंकि हमारे सामने दो तरह की समस्याएँ हैं। एक समस्या है मसूरी तक जाने की और एक समस्या है मसूरी में चले गए तो वहाँ मूव करने की। आजकल हम लोग जो डेली अखबारों में पढ़ रहे हैं कि जो मसूरी में जाम लग गया, तो वहाँ जाके भी वहाँ पे जाके क्या अगर हम उनको नहीं दे पाए मोबिलिटी, उस पर वर्किंग चल रही है, अलग एजेंसी काम कर रही है। तो मैं आपको, अरे मैडम नहीं है तो बनेगी ना, उस पर अलग एजेंसी काम कर रही है। मैंने बताया कि मैं सारे बातों की जानकारी मेरे पास नहीं है और सारी बातों में आपको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बताया कि मीटिंगों में ज़्यादा रहता हूँ, वहाँ सब बातें होती हैं। आपके साथ गए तो रुपये का तो मुझे पता चल गया, किसी और के साथ बैठे तो और चीज़ों का पता चल गया। तो ये सारी चीज़ें जो बातें हम लोगों के अंदर आती हैं, और शायद मैं भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता तो मुझे भी सब बातें पता नहीं होती और हम लोग भी चर्चाएँ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सारी बातों पर संज्ञान लेकर काम कर रही है। और मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगा, जैसे आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से प्रोजेक्ट बारे में आपको पहले पता नहीं रहा होगा, आज हमने कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातें हम नहीं भी बता पाए होंगे। अगर आप लोग हमें अपने सुझाव देंगे तो हम रियली उसको अप्रिशिएट करेंगे। सारे सुझाव मान पाए कोई आवश्यक नहीं, लेकिन अगर मुझे इसमें लगा कि इस काम को किया जा सकता है तो जरूर हम उस फॉलो पर लेकर जाएंगे। मेरा एक सवाल है सर, जहाँ तक मुझे मालूम है ये रिस्पना और बिंदाल इनका रिजर्वेशन होना था, तो मैं इसी पर बात करूँगा एलिवेटेड रोड पे। तो रिजर्वेशन होना था, तो जितने भी इंटरनेशनल नेशनल जितने भी रिजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें रिवर को कभी ढका नहीं गया, दे वर ऑलवेज ओपन टू स्काई। चाहे आप साबरमती देख लीजिए, ये जितने भी ज़्यादा तो इंडिया में नहीं हुए। तो आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं दोनों तरफ पिलर लेके उसको ऊपर कवर कर देंगे, तो ये इसके अलावा मुझे जो मेरा सजेशन ये था कि इसको आप एक साइड, आबादी तो आप हटा ही रहे हैं ना, तो उसको और एक तरफ ले जाकर रिवर को ओपन टू स्काई रखना चाहिए था, क्योंकि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टाउन प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवर को आपको ओपन टू स्काई रखना था। इसको आप कवर करके, और कितनी हाइट आप 7 मीटर की रखेंगे शायद इसके ऊपर। आप सर मेरा क्वेश्चन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये मतलब मेरे पूछ रहा था आपने ये वाली ऑप्शन क्यों नहीं उसको यूटिलाइज किया? आशीष भाई बड़ी बढ़िया बात, मैं सॉरी आप ही की बात को ऐड कर रहा हूँ भाई, चर्चा तो होती है। तो सर मैं सर को रिप्लाई कर दूँ, मैं उन्हीं की बात से जोड़ रहा हूँ, खाली थोड़ा उसको भी अगर आप कर देंगे। अब जो देहरादून की जो स्काईलाइन होगी, अब जो देहरादून की जो स्काईलाइन है भाई 26 किलोमीटर तो मैं तो वही दिखाई देगा ना खाली, रिवर नहीं दिखेगी। अब नदी तो है ही नहीं, पानी रिवर में जाएगी कैसे, बारिश का भी तो थोड़ा सा इस पे ठीक है रिजोनोवेट कर रहे थे, मतलब वो हमें दिखना नहीं चाहिए। सर मैं सर एक थोड़ी सी बात बता दूँ, सनलाइट पड़ती है तो उसमें रिजोनोवेट का मतलब ये नहीं है सर उसमें केवल पानी बहेगा, उसमें आपकी मैरीन लाइफ भी होगी। सर मानते हैं बिल्कुल मानते हैं। उसमें तो जब तक उसमें सनलाइट नहीं पड़ेगी तो मैरीन लाइफ कहाँ से, और बारिश कैसे आएगी इसके अंदर, है ना। कई चीज़ें थी उसमें, हमें शायद चेक डैम्स भी बनाने थे। ये मैं आपको पहला त्रिवेंद्र सिंह रावत गवर्नमेंट का प्लान बता रहा हूँ, क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन भी हमने इस तरीके से देखा था। और आपने ये जो बात बताई उसमें अभी मेरे ख्याल से जो प्लास्टिक है उसमें 3 या 4 मीटर कंप्रेस प्लास्टिक भरा है कि आप उसको निकाल रहे हैं। आप ड्रेजिंग की बात कर रहे थे, ड्रेजिंग कहाँ से करेंगे? क्या वो जो प्लास्टिक उसके अंदर अगर सर आपका प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा तो शायद मैं भूल जाऊंगा सब बताने में। मेरा अनुरोध है कि एक बात पूछते रहिए, एक बात सुनते रहिए। एक करके पूछूंगा जी सर। सर पहले तो मैं बताऊं कि हम लोग इसको पैक कवर नहीं कर रहे हैं। हमारा जो एलिवेटेड रोड है इसकी हाइट 13 से 15 मीटर है, तो 13 से 15 मीटर हाइट है 13 से 15 मीटर फ्रॉम द रिवर बेड लेवल से।
फिर से 15 मीटर हाइट तक है, 17 मीटर हाइट तक भी है, एवरेज आप 15 मीटर मान लीजिए। और इसके अलावा हम जस्ट रिवर के ऊपर से नहीं गुजर रहे हैं। हाँ, देखिए रिवर ने अपना एक पैटर्न पकड़ा हुआ है, रिवर के अपने टर्न्स हैं, उसके जो बेंड हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम अब अकॉर्डिंगली हम अपने रोड को उसी तरह से ही बेंड कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा पेड़ उसका ठीक बीच में आ रहा हो, कोई बीच में भी आ रहा है, कोई किसी किनारे भी पड़ रहा है, वो अपने डिजाइन पे चल रहा है। तो फुली इट इज़ कवर्ड बाय द सुपर स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है। और साथ ही हमने बताया कि ये हमारी फ्लोइंग वाटर है, दिस इज नॉट द स्टैंडिंग वाटर नहीं है, हमारा फ्लोइंग वाटर है। तो रिवर और ऐसा नहीं कि हमारे ही यहाँ पर कर रहे हैं, और जो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो हम लोग को उसकी बात नहीं कि कवर हो जाएगा, सनलाइट उस पर नहीं पहुँचेगा, वो भी उसके अंदर जाएंगे। और सनलाइट का जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग वाटर में काम करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे इसमें इंजीनियर्स और एनवायरनमेंट के लोग बैठे हुए हैं, और बहुत सारी रिएक्शंस हैं और सिंथेसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। इवन जो BOD COD ऑफ द रिवर होता है, टू मेंटेन दैट आल्सो वी नीड दिस, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें, तो उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। तो वो सर इशू है। दूसरा सर मैं भूल गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था सर? ड्रेजिंग। हाँ सर, मैंने सर भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनको प्रेसिडेंट भी किया था कि हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो भी इसमें कचरा है या ऐसी चीज़ें फटी हुई हैं उसको तो उसको बाहर निकालना है, इसका होना चाहिए। बेसिक हमारा वर्क तो था एलिवेटेड रोड बनाने का, लेकिन हम जो एलिवेटेड रोड बनाने जा रहे थे तो हमारे सामने समस्या है कि हम इस रिवर में कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और इसको हम और कुछ बेहतर कर सकें, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। उसको हमने इस प्रोजेक्ट का पार्ट बना लिया, तो इसलिए उसमें इसको भी निकालेंगे, और साथ ही टाइम पे ड्रेजिंग भी आवश्यक होगी, क्योंकि हम लोग जो हमारा रिवर का लेवल अगर बढ़ता जाएगा तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम करता है। रूटीन प्रैक्टिस है, इसके बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सिंचाई विभाग है, प्रशासन है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करते ही किया जाता है। लेकिन इसका हमारा पार्ट है, दो बातों को हमने रखा हुआ है, एक तो जितने भी कचरे वगैरह हैं इनकी नियमित सफाई हो, और साथ ही इसका लेवल का रिकॉर्ड रखा जाए, और जब एक लेवल से ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन तो उसका ड्रेजिंग भी कराई जाए। ये इस प्रोजेक्ट में सीधे नहीं होगा, बट जो भी एजेंसी रहेगी उसको करती रहेगी। सर आपने कुछ एड ऑन किया था, मैं उसको उसमें कुछ नहीं, मैं तो खाली वही जो स्काईलाइन वाली जो बात नहीं, उसका सर इसमें है। और भी अगर मैं आपको एक बार वॉक थ्रू दिखाता हूँ तो आप देखेंगे वो ठीक बीच नहीं जा रहा है। रही बात आपने कहा कि साहब आपने एक साइड ही कर दिया होता, मैंने बताया कि हम लोगों को हर प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना था। एक तरह से पूरी आबादी भी डिस्टर्ब नहीं करनी है, रिवर को भी बचा कर रखना है, तो इसीलिए, और इसको कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े, इसीलिए हमने इसकी मॉडल स्टडी कराई है, इसी पर्पज़ से कि हमने तो सब ध्यान रखा है, फिर भी कोई हमसे चूक हो गई हो, कोई बात हमसे रह गई हो, इससे फिर इसकी मॉडल स्टडी कराई है। जो आप कह रहे हैं कि आबादी जो आप कह रहे हैं वो आबादी तो सारी, एक जरा बोला वो दिखाओ, जरा वक्त तो दिखाओ, एक रेस्पिरा का दिखाओ है ना, वो माइक दे दो, तो कब्जा है आपका, अनऑथराइज्ड है सारी दोनों। देखिए सर, देखिए सर, एक प्लेटफॉर्म पर सारे समाधान नहीं होते हैं, लेकिन जो समाधान संभव हो सकते हैं, ये तो हमने कहीं पढ़ा था ना कि रोड वाज नॉट बिल्ट ए सिंगल डे, एक दिन में तो रोड की निर्माण नहीं हुआ था। तो लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोगों का साथ रहेगा, हम लोग एक कदम बढ़ाते रहेंगे, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग ये सोचेंगे नहीं जी सारा समाधान हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा सर। एक दिन में डिग्रेड भी नहीं होना सर। हाँ, तो आज से हम लोग उस पर काम करें। आप बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग हैं, सोच रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे तो शायद ऐसे लोग बात चर्चाएँ नहीं होती थी, क्योंकि शायद इतना पोल्यूशन भी नहीं था, इतनी दिक्कतें भी नहीं थी। तो ये बेहतर है, हम लोग तो चॉकलेट खा के फेंक दिया करते थे, आज हमारे बच्चे हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और हम लोग कार में मूव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे हाथ पड़ी, पापा आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ आपके साथ भी होता रहा होगा। तो ये अच्छी बात है। आप लोगों के लिए मैं इससे पूरी छोड़ देता हूँ, आप जिस वे में मुझसे पूछ सकते हैं, गुस्से में, प्यार से, जो भी आपके नेचुरल आपके रिएक्शंस आ रही हैं आप वैसे दीजिए, जिससे मैं उसको उस भाव में समझ पाऊँगा, मैं बेहतर कर पाऊँगा। लेकिन मेरा दायित्व ये है कि मैं आपको अच्छे भाव में ही बताऊँ, इससे मुझसे कोई टूट जाए तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ। हम कोई जादूगर भी नहीं हैं, हम तो छोटे मोटे इंजीनियर हैं, और हम लोग इनसे बातों कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसका समाधान क्या कर सकते, जिसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। और मैंने बताया कि कुछ तो हमको कहीं कहीं कंपनसेट करना ही पड़ता है। सर सर related to funding of elevated roads, sir.
सर मैं इज अ बिग चैलेंज रिगार्डिंग सर एलिवेटेड रोड्स पे जो फ्लडिंग होती है सर, इट्स अ बिग चैलेंज। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन गुड़गांव, बॉम्बे, जहाँ पे भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, एलिवेटेड रोड्स बनाई हैं, एट अ सर्टेन पॉइंट दे गेट फ्लडेड सर। सो कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी उसमें यूज़ हो रही है जिससे कि ये जो एलिवेटेड रोड है ये फ्लड ना हो ड्यूरिंग दी मानसून। सर जहाँ से वो चढ़ती है वहाँ पे गुड़गांव में तो फ्लडिंग है ही है। दिल्ली में भी है। वो नीचे ना तभी तो ऑन दी रोड, ऑन दी एलिवेटेड रोड सब इट गेट्स फ्लडेड। और हमने अपना यहाँ भी जो फ्लाईओवर बना है मुकामपुर में, इट गेट्स अच्छा वो कह रहे हैं कि जो ठीक है नहीं ये सब चीज़ें तो इंकॉर्पोरेट किया गया क्योंकि हो सकता है कि उसमें कहीं उसमें सर मेंटेनेंस पे भी वर्क करना पड़ता है कि वो खुले रहें लगातार, उसके मेंटेनेंस किया जाए। तो सेकंड पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू अभी गडकरी जी आए थे, उन्होंने एक नया सोरी छोड़ गए हैं, डबल डेकर बस आए हवा में सर। सो इट इज नॉट अ जोक, उन्होंने जो बोला है इट्स अ ड्रीम विच ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। और वो सीएम साहब को भी बोल रहे हैं कि भाई आप इसका प्रपोजल दे दें। सो अब ये प्लान हमारा ऑलरेडी बन रहा है, एक नया और ऑल्टरनेटिव हमारे को ऑप्शन दे गए हैं वो। सो उस ऑप्शन को क्या हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस ऑप्शन के साथ? अभी तो उन्होंने बोला है तो इसमें वो तो डिफरेंट ऑप्शन तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ये तो प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं सर। दैट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि आप बस से चलेंगे डबल डेकर से तो और उसके बाद जब भी कोई प्लान आएगा उन्होंने विचार दिया। मैंने आज अभी आपसे कहा कि आप लोग मन में बहुत सारे सुझाव आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, आप हमें बताइएगा, हम उस पर वर्किंग कुछ हम कर पाएंगे कुछ हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दिमाग में अपना विचार दिया क्योंकि हम सभी मुंबई की तरफ गए हैं तो वहाँ डबल डेकर बसें चलती हैं तो एक ही मैंने आपसे अभी बोला था वर्टिकल स्पेस में हम लोग काम करना चाहिए, तो उतने ही जगह में काफ़ी लोगों को उसमें बैठा लेते हैं, उनका एक विचार है। तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट लोग जो काम करेंगे उस पर देखेंगे तो लेकिन उस पर भी वर्किंग होगी, कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो। और मैं सर उन्होंने बोला है डबल डेकर मैं सर बस हवा में, मैं सर मैंने सर इट इज नॉट अ डबल डेकर बस व्हिच इज मूविंग ऑन द रोड, इट इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट, ही इज टॉकिंग अबाउट अ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ट्रांसपोर्ट। मैं सर उस बारे में मैं उस प्रपोजल भी मेरे पास प्रपोजल आया नहीं है, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, तो मैं जब तक उसकी कोई स्टडी मेरे पास नहीं है, कोई उसकी प्लानिंग मेरे पास नहीं है, तो मैं सर कमिटेड पर्सन नहीं हूँ, राइट पर्सन नहीं उसको रिप्लाई करने के लिए सर। सनी सर जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग, नथिंग टू डू विद दिस, बट चूंकि आपने गडकरी जी का जिक्र किया सर एक मेरी रिक्वेस्ट है सर एक मेरी सर रिक्वेस्ट है सर। मैं एक्चुअल में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने काफ़ी प्रोग्राम को छोड़ के यहाँ पर आया हुआ हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो टॉपिक है इसको आप लोग इस पर करिए, बाकी बातें हम लोग अगर फिर टाइम मिलेगा या फिर कहीं बैठ लेंगे तो रियली आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं और जो थॉट्स हैं मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमें यहाँ फोकस जाते हैं कि टाइम का मेरे पास थोड़ा कंस्टेंट है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बोथ वी लुक एट अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स। आपने बड़ी अच्छी अच्छी अपसाइड्स बताई हमें इस प्रेजेंटेशन में, तो क्या आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोग भी डाउनसाइड्स देखते हैं, तो ऐसी कौन सी मेन डाउनसाइड्स थी जो आपने कंसिडर की और उसके लिए आपने क्या किया उनको अलिविएट करने के लिए? सर रियली सर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनका कोई जवाब नहीं होता है। आपने कहा आप खुद ही बता दीजिए कि आपकी क्या कमी है, आपने कुछ देखा होगा तो हम लोग सर वाकई से इस पर नहीं बिल्कुल सर मैंने इसको सर मैंने बहुत ही लाइट नोट में बात कही है और मेरा बिल्कुल हमने इस पर वर्कआउट किया था क्योंकि हम जब काम करेंगे हमारे सामने चैलेंजेस क्या रहेंगे, तो हमारे कुछ चैलेंज तो आप लोगों ने खुद ही बता दिए कि हम इसके अंदर स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली उसे कोई कचरा भी चिपकेगा, उसकी सफाई होनी चाहिए, हमें ड्रेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही जो दोनों तरफ से हमारे पास पानी आते हैं वो भी जगह जगह नदी में जाने के लिए हमने वॉल बना दिया, तो अंदर कैसे जाएंगे, तो उनके लिए भी जगह पे एंट्री देने पड़ेंगे। तो इन सब पॉइंट्स को देखा गया। साथ ही जो लोग इस पर प्रभावित हो रहे हैं उनके रिहेबिलिटेशन का इशू आएगा हमारे सामने, उनके इंस्ट्रूमेंट का हमारे सामने इशू आएगा, उनके रोज़गार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो अगर उनको विस्थापित किया जाता है तो उनका भी विचार ले लिया जाए। तो इस पर भी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, ऐसे प्रोजेक्ट के काम करने के लिए पूरे देश में होता है, पूरे प्रदेश में होता है,
उसकी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं तो उस पर भी वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ हर स्तर पर काम किया जा रहा है। तो ये सब हमारे साथ जितने भी चैलेंजेस से चुनौतियाँ थी उसको ध्यान में रखा गया। साथ ही बहुत सारी यूटिलिटीज़ रिवर के अंदर हैं, उनको बाहर शिफ्ट करेंगे तो उनका कंस्ट्रक्शन करना और साथ में इसका कंस्ट्रक्शन करना ये हमारे लिए चैलेंज रहेगा। तो उस समय में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनकी हम सर्विस को कंटिन्यू रखें और साथ में यह प्रोजेक्ट भी कर लें, इन सब बातों पर हमने विचार किया। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा था, जिस पर वर्किंग अभी और भी चलती रहेगी, जो हमने इंटरनल जंक्शन दिए हैं वो जो उन सड़कों से जुड़ेंगे, जहाँ जुड़ेंगे तो वहाँ पे हमें स्पेस कंस्टेंट है, क्योंकि उन जगहों पर भी दोनों तरफ मॉल बने हुए हैं तो उनको भी हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो और उसकी साइज़ हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, तो ये हमारे सामने कंस्टेंट्स रहे हैं और चैलेंजेस रहे हैं, तो इसका हमने ध्यान रखा है। और साथ ही एक जो आपने पॉइंट रखा था अभी कि सब हमारा स्काई कवर हो जाएगा, तो उसके लिए भी थोड़ा ऊपर रखेंगे जिससे कि जो एरेशन की प्रॉब्लम है वो हमारी नहीं रहे, सनलाइट चली जाए और हवा का भी प्रभाव हमारा बाधित न रहे। दूसरा हमारे सामने चैलेंज था कि स्ट्रक्चर तो हम बना रहे हैं, मॉर्फोलॉजी हमें हमारे कोई बड़ा चेंज नहीं आ जाए, तो उस पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट हमारा ये 2 साल पहले तैयार हो गया था और 2 साल पहले करने जा रहे थे, लेकिन इसकी स्टडी कराने में और फिर IIT से पूरा इसका मॉडल बना के तैयार करा के स्टडी करने में इट वाज टाइम टेकिंग। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारी ये बहुत बड़ी चुनौती थी, इस पर काम किया। और इसके अलावा सर कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो जो आप लोग बताते रहेंगे कि तो प्रकृति है, हमेशा सुधार होता रहेगा। हम भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम सिर्फ पेड़ ही नहीं काटते हैं, हम लगाते भी हैं। एक जो होता है ना कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद प्रायश्चित करने के लिए जब पांडव लोग गए थे तो उन्होंने प्रायश्चित भी किया था। तो हालांकि इन्वायरमेंट को जो क्षेत्र पहुँच जाते हैं उसको कंपेंसेट तो हम कहाँ कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसमें जितना हम उसको मिनिमाइज कर सकें। बढ़ने को टाइम लगेगा, पेड़ को लगाए मैं जो चीज़ें संभव हैं ये देख लें, ये देख लेते हैं। The capital of Devbhoomi, Uttarakhand, is located close to the Himalayan foothills. As per the Honorable Prime Minister's words on future... आगे कर लो इसको, आगे कर लो यार, This मेरे मुद्दे पर आओ ना। belongs to Uttarakhand and numerous hill stations. Congestion. नहीं बस बैक करो The largest city in Uttarakhand, बस। Dehradun has faced increasing congestion over the years. Traffic surveys indicate that the primary cause of this congestion is the substantial influx of tourists visiting Mussoorie and Sahastradhara throughout the year. In response, the 2019 Dehradun Comprehensive Mobility Plan proposes the city's expansion towards the southeast, focusing on enhancing travel infrastructure along the Haridwar bypass, Raipur and Sahastradhara roads. To accommodate this anticipated growth, the Uttarakhand Public Works Department has engaged Spectrum Techno Consultants to develop a detailed project report for a bypass road along River Rispana from Haridwar bypass to Mussoorie and Sahastradhara. The proposed solution for the southeast part of the city involves constructing a 4-lane elevated bypass road along the Rispana River, as the existing roads in the southeast of the city are already congested. This elevated road will begin near Rispana Pur, close to Vidhan Sabha, and extend to Nagal Bridge on Nagal Road, connecting with the Rajpur Nagal Sahastradhara roads. Spanning 10.5 kilometers, the road will offer seamless connectivity with the city through up and down ramps at 2 locations. One such location is Rispana Bridge near Sahastradhara crossing. इसे इंटरनल जंक्शन दिखा रहे This is the IT Park Bridge, effectively easing congestion. ये जो दूसरा जंक्शन है वो है। देखिए अभी रिवर हमारी ऐसी है। Suffers from poor conditions, with sewer lines running through its bed along its entire length. As part of this proposal, the sewer lines will be relocated to redevelop river banks behind the proposed retaining walls, while the existing river channel will be widened to mitigate extreme flood or inundation risks. ये कहीं पर हम एक साइड को गए हैं, कहीं हम इधर भी टर्न हुए हैं। The Rispana Elevated Road project is expected to significantly alleviate traffic congestion caused by tourist influx in Dehradun.
Beyond resolving traffic issues, this initiative aims to safeguard the city against natural calamities like severe floods and enhance the aesthetic appeal of Dehradun as a smart city. हाँ, इसमें जो आपकी रोड की बात हो रही थी, नाउ आई थिंक आई केम लिटिल लेट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, कि ये जो रोडवे बना था, जो बन रहा है, इट इज़ विद द प्रमाइस कि ट्रैफिक वहाँ नहीं जाएगा, गाड़ियाँ वहाँ से आएंगी, रोडवे से ऊपर जाएंगे। नाउ दीज टू रोड्स, जो ये ट्रैफिक जाएगा रोडवे के पुरकुल तक जाने के लिए कैसे रूट होगा ये जो ट्रैफिक होगा? हैव यू थॉट अबाउट इट कि ये दोनों जो रोड बना रहे हैं हम एलिवेटेड रोड्स, ये जहाँ लैंड करेंगी, चाहे वो मैक्स के पास करें, नागल पे करें, फिर ये ट्रैफिक क्या उसका प्लान है कि मसूरी अब ट्रैफिक नहीं जाएगा, कम जाएगा और रोडवे से जाएंगे बाकी लोग, जो कि इनिशियल प्लान था रोडवे बनाने का, कि भी रोडवे पे पार्किंग रहेगी, वहाँ से टूरिस्ट ऊपर जाएंगे, ठीक है? एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि अभी जो भी आपने बताया ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ बड़ी फ्रेगमेंटेड है, एवरीथिंग इज सो मच ऑफ सब्जेक्टिविटी, वेदर दैट रोड और दिस रोड और दैट रोड, कहीं कंसोलिडेटेड प्लान मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ एक 2029 तक का ऐसा हो कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, इतना ट्रैफिक होगा, इतना मूवमेंट होगा, इतने लोग इधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे, रूट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये कंसोलिडेटेड नहीं दिखा रहा है। एवरीथिंग सीम्स कि भाई समय के हिसाब से बनता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, और उसमें क्या होता है कि सब्जेक्टिविटी होती है। देयर इज अ वेरी बिग साइलो कल्चर इन द डिपार्टमेंट्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं, फिर वो इधर तोड़ते हैं तो उधर तोड़ते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं। नाउ विच इज आवर मनी, योर मनी विच इज गोइंग इन ड्रेन्स, बिकॉज हमेशा बनाते हैं, तोड़ते हैं और वो प्लान चेंजेस होते रहते हैं। तो कांट वी हैव ए कंसोलिडेटेड प्लान बिफोर वी स्टार्ट इट, कि भाई एक कंसोलिडेटेड प्लान हो कि अगर हमारा ये, चाहे वो रोडवे का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे झाझरा वाली रोड हो, ये वाली रोड्स हो, कि भी एक सर्टेन पॉइंट पे जाके बोले कि हाँ एट दिस पॉइंट दिस इज अ कंसोलिडेटेड प्लान। सो दीज आर माय क्वेश्चंस। सर पहली बात तो कंसोलिडेटेड प्लान तो सर पूरे हम लोग जो जीवन जीते हैं इससे भी नहीं हो पाता है। जब हम सिंगल बात करते हैं, हम अपने घर में प्लानिंग करते हैं, वो भी रोज़ में चेंज करने पड़ते हैं, रोज़ उसमें अपडेट करने पड़ते हैं। जहाँ पर भी एक समूह को, बड़े समूह को इतने लोग लेकर के चल रहे हैं, उसमें चेंजेज और इम्प्रूवमेंट हमेशा संभावित रहते हैं। और आज मैं सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट दिखाने आया था, अगर मैं उस पर चर्चा करने आता तो शायद मैं और बेहतर उसको बताता। फिर भी आपका जो क्वेश्चन भी आपके यहाँ से पहले कुछ लोगों ने पूछा था और मैंने बताया था कि इसको एक फोरम पर लाने के लिए ही हमारे सेक्रेटरी साहब काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। उन्होंने NHI को, PMGSY को, हम लोगों को और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इवन रेल को, जितने सबको शामिल करते हुए सभी में वर्किंग चल रही है। इस बीच काम भी होता रहता है, तो ऐसा नहीं एक दूसरे को मैं सर हम लोग समय बताया कि सर अगर सब लोग ये सोचे काम करेंगे कि जब कोई ऐसा एक प्लान हो जाएगा जो किसी भी समस्या से ग्रसित नहीं होगा, उससे अच्छा कोई प्लान नहीं होगा, तब हम लोग काम करेंगे, तब तो सब कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमें काम भी करते रहना होता है, प्लान भी करते रहना पड़ता है। एक सर थोड़ा सा मैं पॉलिटिक हो रहा क्लाइंट मुझे अच्छी से मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ी अच्छी लगी थी। काम करता हूँ तो सीखता हूँ तो और काम करता हूँ, यह प्रक्रिया ही चलती रहती है। ऐसे ही सर काम होता है सर। तो अभी लेकिन आपका एक इस पर वर्किंग डिपार्टमेंट है, हमारे चीफ सेक्रेटरी से इसकी मॉनिटर कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट के एक फोरम पर ला रहे हैं, CMP पे वर्किंग हो रही है, जो स्ट्रक्चर उस पर काम चल रहा है। और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए एज ए नोडल हमारे सेक्रेटरी सर, पब्लिक सेक्रेटरी सर वर्क कर रहे हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, सबको इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ काम भी चल रहे हैं। हम लोग किसी चीज़ को रोक करके फिर सोचेंगे फिर काम, ऐसा नहीं है। हमें एक काम करने में दूसरे को रोकना नहीं है, हमको उसमें इंकॉर्पोरेट करना है, उसका फ़ायदा लेना है। यही रीज़न था कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कहा गया कि दिस इज़ नॉट द प्रोजेक्ट ऑफ POD, दिस इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट एंड प्रोजेक्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो MDDO हो, कि जितनी योजनाएं हैं इसमें, चाहे वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का हो या कोई और योजना आ रही हो, सबको प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। लेकिन चूँकि वो लेवल का जो आपका क्वेश्चन है रिप्लाई करने के लिए पॉलिसी मेकर बेहतर रिप्लाई करेंगे। मैं तो थोड़ा सा जानता था तो मैंने बता दिया, लेकिन आपकी जो बात है इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इवन इसके लिए सर एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म किया गया है कि जो डिपार्टमेंट काम करेगा वो अपने इसमें एंटर कर देगा, अपने एक साइट रहेगी, उस पर सबके प्रोजेक्ट रहेंगे।
तो जो दूसरा काम करने जाए उसे पता रहेगा कि ये कौन सा काम चल रहा है, कब से कब तक होना है, इसके काम करने से उस पर कोई दिक्कत नहीं हो। इन सारे कोऑर्डिनेशन में वर्क करने का भी चल रहा है। मुझे भी इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। गति शक्ति, तो ये सब बहुत सारी योजनाएं सर चल रही हैं। तो ये सब यही विकास है, डेवलपमेंट चलता रहता है, वर्किंग होती रहती है। तो सारी बातों को समावेश किया जा रहा है, लेकिन शायद मैं उतना काबिल नहीं कि आपकी सारी बातों को रिप्लाई कर सकूं, बट सही लेवल पर आपको रिप्लाई भी कोई कर सकता है सर। तो रोपवे वाला जो है कहाँ तक रोपवे तक? सर रोपवे वाला सर प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, तो मैं आई कॉन्ट रिप्लाई। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो मालसी से लेकर रोपवे तक का पोर्शन है, जो वहाँ पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो प्रेजेंट रोड जो कंजेस्टेड है उसकी वाइडनिंग के बारे में ज़रूर सोचा जा रहा है कि व्हाट कैन वी डू, तो उसके बारे में काम किया जाएगा। इसके अलावा सर मेरा अपना ऐसा मानना है, देखिए अगर हम एक को पहाड़ी को काटते हैं तो अगर जाते हैं तो उसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर हमारे पास अब मल्टी ऑप्शंस हों तो इट्स बेटर कि हम उस पर थोड़े कटिंग करने पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना करके आवागमन को सही कर सकते हैं। तो एक यूज कर लिया आने के लिए, कर लिया जाने के लिए, इस तरह चीज़ें हो सकती हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑप्शन बने हुए हैं उनको हम लोग बेहतर बना लें, जिससे राइडिंग क्वालिटी बेहतर है, सेफ्टी मेजर्स रहें, लोग उस पर चलना पसंद करें। जैसे LKD रोड है, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन उस पर चलने में बड़ा वो लगता है, भय लगता है लोगों को। तो उस पर लोग सेफ्टी मेजर्स इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ड्रेन अच्छा कर देंगे, सरफेस क्वालिटी अच्छी कर देंगे, जो लैंडस्लाइड जोन उनको ट्रीट कर देंगे, तो उसका भी यूज होने लगेगा। तो इन सब चीज़ों पर भी सर काम चल रहा है। त्रिपाठी जी, दो सुझाव थे सर। एक तो जब मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जब MDDA का ड्राफ्ट मास्टर प्लान आया था आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट में इस मास्टर प्लान को डाला था। उसमें चलिए जो खामियां रही होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने मास्टर प्लान को वेबसाइट पर डाला। उन्होंने पब्लिक को 30 दिन का समय दिया था कि आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान में देहरादून शहर में सैकड़ों परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन एक नागरिक का पहलू ये है कि उसको खाली जानकारी मीडिया के माध्यम से मिलती है। अब ये भी जो 6000 करोड़ का या 26 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ये संभवतः देहरादून शहर के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने इस प्रोजेक्ट की जानकारी जानने के लिए मैं 3 वेबसाइट्स पर गया। मैं सबसे पहले DM देहरादून की वेबसाइट पर गया, क्योंकि मीडिया में सबसे ज़्यादा बयान DM साहब के ही आते हैं इसको लेकर के। तो वो थोड़ा सा आयरॉनिकल है कि DM देहरादून की वेबसाइट पर रिस्पना टू ऋषि परना की तो फोटो दिख गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट की नहीं दिखाई दी, नंबर 1। मैं दूसरा PWD की साइट पे गया, मुझे PWD की साइट पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। तीसरा मैं MDDA की साइट पे गया, मुझे वहाँ भी नहीं दिखाई गया। मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि क्या ये जो परियोजना है ये कैसे प्रोग्रेस कर रही है, ये किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ पाए। तो एक तो आपसे गुजारिश ये रहेगी, मैं कंप्लीट कर दूँ, और जैसे आपने बड़ा सही कहा कि भाई PMGSY भी कुछ बना रहा है, NHAI भी कुछ बना रहा है, तो एक समग्र दृष्टिकोण इस दून घाटी का, क्योंकि इस शहर के हम भी उतने बड़े हितधारक हैं जितने बड़े मुख्यमंत्री होंगे या मंत्री होंगे या IAS अधिकारी होंगे या कोई भी होगा। अगर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा तो मैं तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहूँगा कि इस शहर में हमारा स्टेक होल्डर, आप भी एक शहर के नागरिक हैं, एक नागरिक का स्टेक किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता से कहीं ज़्यादा है, लेकिन नागरिक को बिल्कुल हाशिए पे छोड़ दिया गया है। तो अब इसका एक समाधान या सुझाव ये है कि अगर आप इस बात को रख सकते हैं अपनी बैठकों में कि भाई सरकार की इतनी सारी कमेटियां बनती हैं, एक भी नागरिक उस कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं है, तो मैं आपसे जवाब की अपेक्षा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी अगर आपकी जगह पर होऊंगा, क्योंकि आप निर्णायक भूमिका पे नहीं है, लेकिन चूंकि आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो ये 2 निवेदन है। पहली बात तो ये है कि इस परियोजना की स्पष्ट जानकारी और प्रोग्रेस निरंतर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहे। आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, हमें बता दीजिए, नंबर 1। और दूसरा, ये हमारी मांग है कि आप हमें भी उस बैठकों में कहीं ना कहीं संस्थागत तौर पर आप हमें जोड़ने के बारे में कृपया कर विचार कीजिए, अगर संभव हो सके तो। थैंक यू सर। पहली बात सर, आपने जो भी सुझाव दिया है बहुत ही अप्रिशिएबल है और बड़ी शिद्दत से आपने बात की, और आपकी जो फीलिंग है एक नागरिक के नाते मेरी भी वो फीलिंग है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ही सही तरीके से सही बात की। मैं उसको पूरा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मेरा उसमें कोई भी वो नहीं है कि कोई भी इफ एंड बट बिल्कुल भी नहीं है।
और रही बात प्रोजेक्ट के बारे में बताने की, तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट तो बहुत समय से चल रहा था क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और जब तक उस प्रोजेक्ट के सैंक्शन की पोजीशन में नहीं आते हैं तब तक किसी वेबसाइट पर हम लोग उसका प्रैक्टिस में नहीं है। ऐसा नहीं कि हम किसी को छुपा रहे हैं, वो प्रैक्टिस का पार्ट नहीं रहता है। और ये प्रोजेक्ट भी जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और आम जनमानस से काफ़ी जुड़ा हुआ है, बार बार अखबारों में आ रहा है, तो हर आदमी की एक इच्छा भी होती है और एक उसका पार्टिसिपेशन भी होता है इसी के माध्यम से कि सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो हमारी इसमें ये हो जाए तो और बेहतर हो जाए, उनके सुझाव भी आते हैं, पार्टिसिपेशन होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ये प्रैक्टिस में हम लोग को तो नहीं रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे सेक्रेटरी सर ने एक बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने कहा कि यार हम लोग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराते हैं प्रोजेक्ट का, जो भी लैंड एक्विजिशन कराए जाते हैं उसका कराते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का भी इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। इसका नाम उन्होंने जनरल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट दिया और हमने इसका जनरल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टार्ट किया। वो करने के लिए हमने अखबारों में इश्तिहार दिए इसके, हमने उस पर नोटिस जारी किया और साथ ही हमने इसको जगह जगह मीटिंगें कंडक्ट कराई, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया। तो जो अखबारों में आप लोग पढ़ रहे थे, हम उनको समाचार पत्र वालों को बताते भाई वहाँ पर मीटिंग करने जा रहे हैं, अखबारों में भी देते थे, जिससे लोग उसमें कई जगह शामिल भी हुए। तो हम लोग इंडस्ट्रीज के साथ में हमने मीटिंग किया, इंजीनियर्स के साथ में मीटिंग किया, हमने होटलियर्स के साथ मीटिंग किया, जितने स्टेक होल्डर थे, और पब्लिक के पास जगह जगह जहाँ मीटिंग कर रहे थे तो हमारी अपेक्षा थी कि वहाँ भी पब्लिक का भी आना हो, लेकिन चूँकि एक एक आदमी को टच करना नहीं व्यवहारिक उतना हो पाया था, तो हमने एफर्ट किया था। कुछ कमियाँ रह गई होंगी जिससे हम आप तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन जैसे ही मेरे पास मैडम का सुझाव आया तो हमने इसको तुरंत अप्रिशिएट किया। इस बात को जो आपने कहा कि कुछ ऐसा हो जाए कि समय समय पे चलता है, तो मैं इस बारे में अपने हायर ऑफिसर नॉलेज में ले आऊँगा कि आप लोग ऐसा चाहते हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको लाया जा सकता है। संस्थागत तौर पर भाई अगर शासन स्तर पर अगर आप सचिव महोदय से कहते हैं, अगर आपको बात सही लगती है कि भाई कोई तो हम संस्थागत तरीका एक नई परिपाटी से तो चले। भाई आज नगर निगम में, सॉरी मैं दूसरी लाइन में जा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल सही लाइन आप जा रहे हैं। नगर निगम में भी हम नगर निगम तो भाई पब्लिक का वो है, वहाँ पर भी पब्लिक की भागीदारी नहीं है, तो चलिए वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन इस परियोजना में, क्योंकि जो तमाम परियोजनाएं हैं, जो आपने रोपवे का जिक्र किया, वो छाजरा से जाने वाला जो 40 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, तो असल में जो बड़ा परिदृश्य है, वर्तमान में 2 सड़कें जो हैं मसूरी जाती हैं, एक राजपुर रोड वाली, एक भिमाड़ी वाली, और ये 3-4 सड़कें और जा रही हैं। तो इसको लेकर के अगर हम अपनी कहीं बात रखना चाहें तो चलिए तो बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत स्तर पर आज आप आ गए, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन पाए तो वो एक अच्छा समाधान संभवतः हो सकता है। जी सर। हाँ देखिए सर, मैं सर आपका जो सुझाव है, मैं सेक्रेटरी सर के नॉलेज में बात ले आऊँगा और मैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट नॉलेज में बात ले आऊँगा। तो बहुत ज़्यादा तो इससे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर हम लोग सब चर्चा परिचर्चा में रह गए तो हर आदमी अपना काम नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ इसका प्रतिनिधित्व रहे, हर व्यक्ति नहीं आ पाए, जैसे कि विभिन्न फोरम है या हम लोग कोई भी ऐसा करते हैं कि उस पर चर्चा करा लें, या जैसे आपने कहा उसकी सब जानकारी शेयर हो जाए, इन सब चीज़ों पे काम हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें अभी तो चलिए हमने काफ़ी वर्क कर लिया है प्रोजेक्ट के बारे में, तो मुझे पता है, लेकिन आज से 2 साल पहले मैं भी इतनी बातें नहीं जानता था जब मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा था। जो बातें आज आप लोग प्रोजेक्ट से जुड़े, लेकिन आप लोग मुझे बता रहे हैं, तो शायद 2 साल पहले मैं आप लोगों से मिला होता तो मुझे वो चीज़ जो समझते समझते ही पहले समझ आ जाती। तो बिल्कुल अच्छा सुझाव है आपका, मैं इस बात को रखूँगा। और लेकिन फिर भी हमने अपने लेवल से कोशिश किया है कि इस पर मीटिंग कंडक्ट कराएं, आप लोगों के कई होटलों में कंडक्ट कराएं। आप लोग साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन जैसे ही मेरे पास मैडम का सुझाव आया उसको हमने सहस लिया, कुछ में ऐसा नहीं था कि जी नहीं करना है। और आगे भी हम चाहेंगे कि आप लोगों का मेरे पास नंबर रहेगा कि जैसे ही कोई नया डेवलपमेंट हमारे पास होगा, कुछ डिजाइन में कुछ आगे बात बढ़ेगी या कुछ वर्किंग में बढ़ेगा, कुछ संग की स्थिति आएगी, हम आपसे दोबारा से बैठेंगे। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ना रूटीन में हो सके तो 3 महीने में हम लोग बैठ गए, ऐसा कुछ बैठ गए। और जब प्रोजेक्ट चलेगा तब तो हम फ्रिक्वेंटली बैठना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सर ये इतने बड़े जो प्रोजेक्ट हैं ये बिना जन सहभागिता के नहीं हो पाते हैं। आदमी थोड़ी काम करता है, एक आदमी थोड़ी काम करता है, तो पूरा समूह काम करता है। सर इसका डीपीआर बन गया है पूरा? हाँ इसका डीपीआर बन गया है सर, वो शेयर हो जाएगा? देखिए अभी वो चूँकि सेंक्शन नहीं हुआ है तो हम उसके जो मोटा आपके जो बात जानकारी चाहें उसे हम दे सकते हैं, लेकिन डीपीआर भी शेयर करने के हम उसमें नहीं हैं।
तो उसके लिए हम उसके लिए कम्पिटेंट पर्सन नहीं आपको ये रिप्लाई करें, लेकिन उसके बारे में जो भी आप जानकारी चाहेंगे उसे हम बिना किसी संदेह बिना उसमें आपको शेयर करेंगे। इसकी जो डायमीटर है 2.5 मीटर का है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 11 से 17 मीटर तक है। एवरेज करीब 15 मीटर की हाइट पे हम उसको बना रहे हैं। 20.2 मीटर का इसको सुपर स्ट्रक्चर है ऊपर का, और जो रैम दे रहे हैं वो 6.5 मीटर चौड़ाई के हैं। और इसमें जो फाउंडेशन है, तो जैसा आपने भी सजेस्ट किया था कि साहब इसमें वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, इसमें स्पेक्स ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, तो इसलिए हमने इसमें पैल फाउंडेशन पे वर्क किया है। जो छोटे छोटे पैल्स जाती हैं तो वो नहीं करती हैं, उसके ऊपर एक ग्रुप उसका कलेक्टिव के ऊपर उसके पैल कैप बन जाता है। तो इसमें पैल फाउंडेशन पे स्ट्रक्चर पे काम होगा। लेकिन ये तो हमारा एक डिजाइन टेंडर 2 है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे गवर्नमेंट इसको हो सकता है EPC कॉन्ट्रैक्ट पे जाए, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को इस बात की लिबर्टी रहेगी कि वो चाहे तो डिज़ाइन चेंज कर सकता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि अगर इससे भी बेहतर कोई टेक्नोलॉजी आई हुई है तो उसका भी हम प्रयोग कर सकें। अगर एनवायरनमेंट को इससे बेहतर वो सेव करते हुए काम कर सकता है तो उसका हम प्रयोग करें, तो ऑप्शन भी खुले इसमें रखे जाते हैं। तो हो सकता है कि डिजाइन में कुछ परिवर्तन छोटे मोटे हों, लेकिन अभी जो हमारा DPR है वो इस बेस पे बना हुआ है। सॉइल टेस्टिंग करा ली आपने? सर सब टेस्टिंग के बाद ही सर काम हुए, मतलब कि एक एक स्टेप की एक एक डेटा के साथ में। इवन मैं आप लोग बताऊं कि अभी तो सब कुछ हो चुका है, बट इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए ठीक से मैं एक साथ में 3 स्क्रीन खोलता हूं। एक पे हमारी डिज़ाइन चल रही होती है, एक पे जोड़ चल रहा होता है, एक पे हमारा लैंड एक्विजिशन प्लान चल रहा होता है, फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन को सब तीनों जो है देखते हैं। इस तरह के सारी वर्किंग कर रहे हैं। ये तो वर्किंग अभी करें जब हमें इम्प्लीमेंट करना है उसकी तैयारी के लिए। रात को 11-12 बजे तक ऑफिस में बैठ कर हम लोग काम करते हैं ऑफिस टाइम के बाद में। लेकिन इसके साथ ही जो हमारा काम हुआ है, जो डिज़ाइन हुआ है, उसमें सारे एस्पेक्ट को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही गहराई से किया गया है। और इसी का नतीजा था जो इसमें हमने मॉडल स्टडी कराई है, उसी का नतीजा था। अदरवाइज़ हम लोग एक बार उस पर ओके होकर के आगे बढ़ चुके थे कि सारी चीज़ें क्या फिर हुआ भाई कोई थर्ड पार्टी, कोई बेहतर एजेंसी, और इस पर हमने IIT रुड़की से, IIT दिल्ली से और इंडियन हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर रुड़की में, उनसे सभी से हमने इसमें संपर्क किया और उसमें एक किसी को चूज किया। उसमें से ऑन द बेसिस साहब की कौन हमको कितने टाइम दे पाएगा, कौन हमारे हिसाब से काम कर पाएगा, तो उस पर हमने काम कराया। तो वो सारे वर्क इसमें किए गए सर। Sir, when is the DPR likely to be finalized? When is the DPR? देखिए DPR तो फाइनलाइज हो चुकी है, बट अभी उसका संक्शन नहीं हुआ, क्योंकि DPR संक्शन करने के अभी इसमें हुआ कि NHAI इस पर वर्क करेगी, ये सब करेगा। अब उस DPR को हम NHAI को भेजने जा रहे हैं। हमारे पास जो है उनको NHAI इसको देखिएगा, उसको इस पर कुछ अमेंडमेंट समझ में आएगा, इसको और बेटरमेंट करें तो उसमें वो कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है, बट DPR फाइनलाइज हो चुकी है। So, whenever the DPR is finalized, after NHAI's inputs, will it be placed in the public domain? कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। Because you know it is meant for the public, so DPR should be in the public domain. हो सकता है, लेकिन ऐसा आप मतलब क्यों, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। इट्स वेरी गुड, बट ऐसा आपका उद्देश्य क्या है जानने का, ऐसा क्यों आप जानना चाह रहे हैं? वो तो हमें भी आपको दिखा सकता है, मेरे अभी भी आपको दिखा सकता हूँ। दिखाने मैं आपको पब्लिक में दे नहीं पा रहा हूँ, बट दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम उसको अभी सॉल्व कर सकते हैं। आपका DPR को डिस्कस भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। Point is, sir, once the DPR is in public forum, so people who get study it and maybe have suggestions for improvements, they can come back. I mean, people have. देखिए सर, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, एजेंसीज बनी हुई है। हमने मीटिंग लिया, आपने कर दिया, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी हमने किसी एजेंसी को जो उसको एलिजिबल हो उनको किया होगा, किसी मैंडेट पे किया होगा। अब हम उनसे कहेंगे कि ये ऐसा बोलने से ऐसा कर दो, वैसा बोलना ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होता है। आप जो हमें जनरल जो फील देंगे उसको इंकॉर्पोरेट किया जाएगा। फिर मैंने बताया कि इसको वो भी देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने आएगा, जिसका भी टेंडर जब भी अवार्ड होगा उसको भी लिबर्टी दिया जाएगा। तुम भी इस पर कुछ अच्छा इनोवेशन कर सकते हो तो करो, आपको सजेशन देंगे जिसको लिया जा सकता है वो दे भी दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी उस लेवल पर नहीं है। फिर भी आप या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो ऐसी रुचि रखते हो कि वो डिस्कस करना चाहेंगे तो कर देंगे। आप लोगों से बात करके एक बात मैं सोच रहा हूँ, मैं इस पर भी चर्चा करूँगा कि मैं एक ऑफिस से इसी बात को खोल दूँगा
जहाँ पर कोई आए, बात कर ले, पूछ ले, कुछ जानकारी हासिल करना चाहे तो इसको हम वहाँ पर अवेलेबल करा सकें। तो ऐसा भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर ऐसा हो सके तो ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ देखिए हमें काम ही करना है, अगर होता क्या है कि हमें अपना घर बनाना होता है बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन हम लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, एक कोई कॉमन काम करना होता है तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। जो आदमी ऑर्गेनाइज कर रहा होता है वो तो यही सब दिन में रह जाता है कि ये 500 रुपये थाली कैसे हो गया है, तो 435 में हो सकता था, ये तो और बेहतर कर लेते, तो चटनी ख़राब थी तो अचार अच्छा था, मतलब तमाम इशू रहते हैं। तो अगर आप लोग अब थोड़ा सा हम लोग को भी नॉर्मल माइंडेड से बाहर निकलना पड़ेगा, उन अधिकारियों पर फेथ करना पड़ेगा, उन ऑफिस इंजीनियर्स पे फेथ करना पड़ेगा जो काम कर रहे हैं, और साथ ही आप अपनी जिम्मेदारी ऑन करते हुए कुछ बताना चाहते हैं, हम भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन सर इतना कि पब्लिक का मनी है तो मुझे एक बात का हिसाब दो, थोड़ा सा हमको उससे बाहर निकलना चाहिए। हिसाब इज़ देयर कि जो भी काम होगा सभी डॉक्यूमेंटेड है, आप कभी भी मांग सकते हैं, हम वैसे नहीं देंगे, आप RTA में मुझसे ले सकते हैं वंस इट इज़ फाइनलाइज, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और हम तो बताना भी चाहेंगे, हम बेहतर करना चाहते हैं, हम उसको बताना भी चाहेंगे, लेकिन हम खाली बताने में रहेंगे तो फिर थोड़ा सा वो रह जाएगा। तो एक आपका सजेशन अच्छा था सर, किसी पब्लिक फोरम पर डाल दीजिए, आपके पास कोई आएगा नहीं, आपसे देख लेगा जहाँ पे देना होगा, तो भी हम लोग बात करेंगे, आपके जितने भी सुझाव करेंगे, आप लोग राइटिंग में भी दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे, कुछ होगा तो मतलब 50 चिट्ठियाँ हैं, इतने लोग बैठे हैं, इट्स बेटर कि 1-2 चिट्ठियों में सारी बातें लिखी हुई हों, मतलब हाँ नहीं, हम कुछ ना कुछ तो बैठ करके बाद में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार दे दिया, आपको जब भी लगता है तो मैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए आप सभी सीजन और सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मुझे तो आशीर्वाद ही मिल रहा है जहाँ पर बैठ करके। और मैंने सरकार तो बहुत नाम सुना था, आज भी दर्शन भी हो गए हैं, तो इट्स मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी प्रेजेंट पोजीशन है इस समय। तो प्लीज़ मैंने अपनी बात ख़त्म कर ली। कुछ एक ब्रीफ क्वेश्चन था सर ये जो रिस्पना बिंदाल के जो हालत है हम सबको पता है कि जो भी उसमें हम फैक्ट्री में नहीं जाएंगे क्यों हुआ, तो पिछले जो भी 5, 10, 15, 20 साल में वो नदियों के हाल ख़राब हुए हैं। तो मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया कि आप स्वयं क्या महसूस करते हैं इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद में कि जो नदियाँ हैं हमारी, वो सब 2 सिनारियो हैं, सपोज ये प्रोजेक्ट ना बनता तो नदियाँ रहती है अभी, तो ये क्या नदियाँ हमारी इसको बनाने के बाद और ख़राब हो जाएंगी या वैसी ही रहेंगी या बेहतर हो जाएंगी, ऐसा कोई आकलन है या ये? मैंने इसमें भी शो भी किया था और मैंने कई बार बात बोली है कि हम अपना ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने जा रहे हैं, हम नदियों को की हेल्थ को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी आप कहीं चले जाइए, बल्कि मैं तो सर अभी मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि मैं पैदल एक जगह जाऊँगा, जाता भी रहता हूँ, बार बार जाऊंगा वहाँ पर करूँगा, तो किसी दिन आपके साथ भी हो लूँगा, किसी छुट्टी दिन होगा आपकी कन्वेंस से, आप लोगों में से जो भी आना चाहेंगे तो आपके नज़रिए से देख लूँगा। तो आप जब जाएंगे देखेंगे कि अभी भी आपको सीवर लाइन, तमाम स्मेल, गार्बेज सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे जो वहाँ पर हो रही हैं। हमारा इसका मैंडेट ही है कि जब सब सीवर लाइन बाहर कर देंगे, पाइप लाइन बाहर कर देंगे, ST लाइन से बाहर कर देंगे, तो कोई इसी चीज़ में कोई सर्विसेज बचेंगी नहीं जो इस तरह से हैं। और जो गार्बेज फेंकने वाले हैं उसके विरुद्ध भी हमें कुछ इन्फोर्समेंट बढ़ाना पड़ेगा कि वो भी पोजीशन हमारी न बने। तो हमने अभी जो हमारी रिवर की कंडीशन ख़राब है, जब मैंने बताया कि हम इसको कहीं भी सकरा नहीं कर रहे हैं, हम इसकी चौड़ाई ही बढ़ा रहे हैं जहाँ बढ़ा रहे हैं, तो इट्स और साथ ही इसको अगर हम रिवर की वो बना देंगे, जो इसका हम जो रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, रिटेनिंग वॉल एट द एंड ऑफ द बैंक रहेगी, तो हम किसी इंक्रोचमेंट को भी वहीं पर स्टॉप कर देंगे, भाई ये हमारी बाउंड्री तय हो गई है, इसके अंदर किसी को नहीं आना है। तो और इसीलिए हमने जहाँ हमारी रिवर 20 मीटर में 30 मीटर में फ्लो कर सकती थी, वहाँ भी हम हो सकता है हमने 40 मीटर दूर वॉल रखी हुई है, क्योंकि रिवर आज वहाँ बह रही है, 50 मीटर दूर बह रही है, इसे वहाँ पर हमने रखा हुआ है। हम उसकी चौड़ाई को कम नहीं कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये हमारा ही है। और साथ ही गवर्नमेंट की और भी एजेंसी से प्लान कर रही हैं कि हम इसमें क्या डेवलपमेंट और कर सकते हैं, नहीं कुछ बना सकते तो प्ले ग्राउंड बना सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। त्रिपाठी जी आपने बोला रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, पर एक बड़ी बेसिक चीज है कि नदियां जो रिचार्ज कैसे होगे, नदी में पानी कहाँ से आएगा? रिटेनिंग वॉल बना दोगे आप, वो तो रिचार्ज सब या तो जंगल से होती है या कहाँ से उसमें पानी आता, सरफ बरसात से तो नहीं आता, तो इस तो नदी ऑलरेडी जो मर चुकी है पूरी तरह मर जाएगी। तो इस बारे में आपने कुछ सोचा है? सर मैंने किताब में पढ़ा था कि इस पृथ्वी पर 2/3 पानी है
वो आज भी पृथ्वी पर है, और जो पानी है बारिश भी हर साल होती है उसी पानी में, पानी नहीं बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वो कांस्टेंट है। तो जो नदियों में पानी यहाँ पर आ रहा है वो ग्राउंड वाटर से आएगा, साइड फ्लो से आएगा। और अभी मैंने बताया कि हमने व्यवस्था उसमें रखी गई है कि जहाँ जहाँ पे साइड से ड्रेन आ रहे हैं उनका पानी इसके अंदर आ जाए। और ये जो रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल लेवल से, ग्राउंड लेवल से ऊपर नहीं बन रही है, अप टू ग्राउंड लेवल ही है। उसका उद्देश्य सिर्फ इसी बात का है कि नदियों का किनारा हमारा फ्रेजाइल न रहे, उसमें कटाव नहीं हो, उसमें लैंडस्लाइड नहीं हो, और साथ ही जो पानी उसमें बढ़ जाए तो वो पानी उल्टा आबादी में न चला जाए। आबादी के पानी की आने की सारी व्यवस्था उसमें रखी जाएगी सर। तो फिर ये सब मुझे लगता है गलत प्लान है, ये इससे कभी नदी रिचार्ज नहीं हो पाएगी, अल्टीमेटली नदी मर जाएगी। जो आप इतना ज़्यादा उसमें वो पिलर्स खोदोगे या वॉल्स बना रहे हो, तो ये मान के चलो, मतलब ये गलत फहमी में ना रहे कोई भी कि इसका नदी बच जाएगी और कुछ उसका सर इसमें सर पूरी साइंस की बात है। मेरा अपना अलग कुछ भी, अगर पानी आएगा बताइए पानी कहाँ जाएगा, पानी तो वहीं पर आएगा ना। ये तो हम लोग तो जानते हैं कि हाई प्रोफाइल से लो प्रोफाइल तक पानी वाटर फ्लो करता है, पानी को फ्लो करके वहीं पर जाना है। और मैंने बताया कि जगह जगह पे जो भी साइड हमारी जितने भी धाराएं आ रही हैं उन सारी धाराओं के साथ कनेक्शन उसका रखेंगे। और जो पानी बारिश का नीचे जाता है वो नीचे जाएगा, और जो ड्रेन के माध्यम से आता है ड्रेन के माध्यम से आएगा। सिर्फ सीवर लाइन नहीं जाएगी इसके अंदर, अगर सीवर में जो पानी आता है उसको हम लोग रोक रहे हैं, बाकी पानी तो इसके अंदर ही आएगा सर। बाकी से पानी से कहाँ से, अच्छा बताइए, अगर पानी आएगा तो पानी कहाँ, बाहर तो ही खड़ा, सड़क पर तो ही खड़ा रहेगा, वो तो जाएगा ही नहीं, वो तो इट इज़ ओनली फॉर द बैंक साइड में। अभी भी वॉल, अच्छा चलिए, अभी भी ट्रेन वॉल बनी हुई है, अभी भी लोगों के घर बने हुए हैं। खत्म हो गई वहाँ पे। मुंबई में भी मेट्रो बनी है अंडरग्राउंड, बट वो स्केल मेट्रो, क्योंकि वो पूरा इस बरसा में पूरा लीकेज हो। कहाँ पे नहीं समझा मैम, फिर से बताइएगा प्लीज। एप्पा मेट्रो बनी ना, अंडरग्राउंड मेट्रो जी मुंबई में, और कोस्टल प्रोजेक्ट भी बना है वहाँ पे बहुत बड़ा, जो दूर से दिखाते हैं वो सब फेल है। अब उस प्रोजेक्ट के बारे में मैम मुझे नहीं आइडिया है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। आपका जो ISBT का है ना, इतना बड़ा बना रहे हैं, वहाँ ISBT का जो जंक्शन है वहाँ के लिए कुछ नीचे ना, वहाँ से हम आते हैं, पहले तो बहुत अच्छा पॉइंट है ISBT का। फिर से मैम मैं ISBT में सुन नहीं पाया, क्या कह रही हैं? ISBT का जब एंट्रेंस जब आते हैं ना, सभी वो 4 लेन कॉरिडोर बनेगा, लेकिन हम एंट्री करते हैं वहाँ पे इतना ISBT का जो ISBT वाला जाम जो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ चेंज है क्या है वहाँ पे तो आके मटक ही जाते हैं ना, ट्रैफिक हो जाता है। मैम उस पर एक्चुअली मैम जब ये ISBT का वो बना था उसमें वो शहर से बाहर था, वहाँ पे सब ओपन एरिया थी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। अभी ट्रैफिक सब कुछ बढ़ गया तो वो लगता है कि हम लोग गलत जगह बना दिया है। तो एक तो इसको रीशिफ्टिंग का भी कुछ बात चल रही थी, आई डोंट नो कि क्या हुआ उस पर। इसके अलावा पहले वहाँ पे जो फ्लाईओवर बना हुआ था और चौड़ा बनना था, लेकिन लैंड एक्विजिशन के इशू आ गए तो उसमें लोगों ने को ही लगा कि इतना बन जाएगा तो ही बहुत है, तो नहीं बन पाया था। आज वही कंजेस्टेड लगता है, तो वो लोग उस पर भी वर्किंग कुछ चल रही है, बट दूसरी एजेंसी कर रही है, तो मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बट NHAI इज़ डूइंग समथिंग, तो एक बाईपास बना तो उसका भी सोल्यूशन निकल आएगा अभी। चलिए वोट ऑफ थैंक्स। एक मैं चाहता था अटेंडेंस सबका हुआ है सर? हाँ जी है, हम दे देंगे आपको सर। अच्छा मेरा भी नाम था उसमें, मैंने तो शायद साइन नहीं किया। आपको करा लेंगे, अभी करा लेंगे। कोई नहीं, कोई एक मुझे अटेंडेंस बच्चे, मेरा साइन नहीं भी रहेगा पर मुझे अटेंडेंस सीट अगर मिल जाएगी तो इट्स वेरी गुड फॉर मी। ठीक है। और एक फिर से मैं कहूँगा, लेकिन आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं, और आप लोग देखिए मन में हम लोग बहुत ही सकारात्मक भाव से आए हैं, और आप सभी से इस बात का निवेदन करेंगे कि आप सभी सकारात्मक भाव में रहिए। इस भाव में हम लोग को नहीं रहना है कि हिसाब सब बेकार हो जाएगा, दुनिया तहस नहस हो जाएगी, क्या होगा। क्योंकि देखिए अगर ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तो हम लोग विश्व के अग्रणी देशों में कैसे पहुँचते। अगर आज हम वहाँ पहुँच रहे हैं, अगर वहाँ पहुँच रहे हैं तभी तो हम लोग से कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। तो हम लोग को हमेशा हर चीज़ को कर्ज करने के बजाय, हर बात को शापित या अभिशापित समझने के बजाय हम लोग को कुछ सकारात्मक होना पड़ेगा। नहीं हम इससे कुछ अच्छा करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे हम, मतलब नॉट ओनली मी, सभी लोग अपना ऐसे फील रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ बेहतर करते जाएंगे। हमारे में से कुछ लोग यहाँ पर यंग भी हैं, युवा भी हैं, और कुछ लोग हैं जिनके बच्चे होंगे और आपने बहुत सारी दुनिया देखी है, हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, और जो नए लोग हैं वो भी आशाओं से भरे रहेंगे, तो निश्चित रूप से चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। ये दोनों प्रोजेक्ट आप फेज वाइज करेंगे या एक साथ साइमल्टेनियस? नहीं सर, एक साथ ही करना चाह रहे हैं, बस ये फंड की दिक्कत है।
फंड की दिक्कत है, मतलब फंड के लिए सोचना पड़ता है। जी सर, फंड के लिए सोचना पड़ता है सर, वो है। त्रिपाठी सर, आपका और आपकी पूरी टीम का, हम सब DCF, हमारा एक जो देहरादून का एक फोरम है जिसके अंदर अभी करीबन 500 लोग जुड़े हैं, तो हम उसकी तरफ से आपका बहुत थैंक यू करना चाहते हैं कि आप आए, अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और हम आपसे जुड़े। तो हम ये चाहेंगे कि ये लगातार होता रहे और इसकी हम कोशिश भी करेंगे अपनी तरफ से भी, और आपका भी मतलब, और हम भी इसमें से काफ़ी सारे लोग इसमें इंजीनियर्स हैं, जैसे यहाँ पे मतलब सभी लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी आपके साथ में आपकी इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहेंगे। तो उसके लिए जैसे आप बोल रहे हैं कि एक ऑफिस आप वो करेंगे जहाँ पे जाके हम लोग जानकारी जान सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और प्लस जैसे अनूप ने बोला कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी एक वेबसाइट पे दे दें, ताकि हम भी बार बार आपको ना परेशान करें और हम वहाँ से भी देख पाएँ और हमारे जो सवाल हों आपसे हम पूछ पाएँ। तो उसके लिए मतलब भी आपकी कोशिश अच्छी रहेगी। और बाकी है कि हम लोग आपसे मिलना चाहेंगे लगातार, और हो सकता है कि हम लोग बहुत अभी इस प्रोजेक्ट को नहीं समझ पाए हैं और इतना नहीं अभी मतलब इसको इतना अच्छा नहीं मान रहे हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा देहरादून के लिए। अभी भी हमें लग रहा है कि शायद हमारी देहरादून की शक्ल ही बदल जाएगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग बहुत पुराने रहने वाले हैं, तो उसका सिलुएट ही बिल्कुल बदल जाएगा, ऊपर सड़क जा रही होगी और पेड़ों की कमी हो जाएगी, जैसे हो ही रही है। तो उसके लिए भी सर मतलब हमारी सबकी चिंता तो वही है, तो वो हम बार बार उसी के लिए आपके पास आते भी हैं। तो आई होप कि उसका भी कुछ रहेगा कि आपका मतलब आप सड़क को शायद एक ही बनाएं या दोनों ना बनाएं, एक भी मतलब ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपको दोनों ही बनानी, बिंदाल और बिस्बना। तो ये भी एक सुझाव है कि क्या पता एक ही हो जाए। And we will probably consolidate our suggestions and present it to you. And we are all थैंक यू सो मच। proactive people, sir. We really appreciate आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इसमें इन्वॉल्व किया हम लोग को। और मुझे फिर भी लगता है कि शायद मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये आम आदमी के लिए कर रहे हैं, हम ही लोगों के लिए प्रोजेक्ट हो रहा है और यही हमें समझाना है। और अगर हम प्रोजेक्ट को इसका फ़ायदा नहीं दे पाएँ तो प्रोजेक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो शायद हम एक बार में नहीं समझा पाएँ, लेकिन हम लोग जब बैठेंगे और जब भी कोई काम शुरू होता है, कोई परिवर्तन हमेशा बुरा लगता है। हम में से बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, कोई साइंस के लोग होंगे, तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वही है कि जड़त्व का नियम, कि आदमी जो वस्तु स्थिर है स्थिर रहना चाहती है, जो चल रही चलते रहना चाहती है, जब तक हम लोग उस पर कुछ वो नहीं करते हैं। एक बचपन में कविता भी उन्होंने पढ़ी थी कि एक बूंद की कहानी है कि बूंद निकलती है, लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, एक सीप का मुंह खुला हुआ तो उसमें गिर गई, मोती बन गई वो। तो कई बार हम लोग शुरू करते हैं चीज़ को तो ऐसा लगता है, हमारे अंदर भय आते हैं कि पता नहीं क्या होगा और पता नहीं कैसी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर हम लोग सकारात्मक भाव से बढ़ेंगे फिर वही चीज़ हम अच्छा लगता है। आप लोगों को पता होगा हम लोग छोटे थे और कंप्यूटर से आया था कि कंप्यूटर आ जाएगा, आदमी से बेकार हो जाएंगे, और आज बिना कंप्यूटर काम नहीं कर पाते हैं और चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। तो हम लोग को हमेशा सकारात्मक वे में रहना है कि और देखिए किसी चीज़ को जो स्वाभाविक तरीके से हो रही है उसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम बांध नहीं सकते हैं। तो जो स्वाभाविक रूप से हो रही है उसको बेहतर करने पर हम लोग काम करेंगे, और आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन रहेगा तो निश्चित हम लोग बेहतर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा है हम सब में इस प्रोजेक्ट को नहीं मैम, बिल्कुल आप लोग भय मुक्त रहें। और so the very basic thing is sustainability। अभी आप सारा तो खत्म हो गया, अब ये आश्वासन देके जाइए कि इसके बाद आप कोई प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे। जब सहजदारा रोड बन रहा था ना, आप उसको वाइट कर रहे थे, तो आपसे नहीं मिला था, आपके सीनियर से मिले थे। मैं आई थिंक हिमांशु तब मैं सहज था भी नहीं, मैं तब मैं था भी नहीं। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम जब सहजदारा रोड वाइट कर लेंगे ना तो मसूरी के लिए कोई और प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे। उसके बाद आप अभी झाझरा ला रहे हैं, 2 एलिवेटेड ला रहे हैं, तो सर कम से और भी हैं, और रुमाल रोप पे अलग है ही, रोप पे अलग है। 51,000 ट्रीज आशीष सर आप क्यों आश्वासन मांग रहे हैं जब वो आश्वासन ही पूरी आशीष जी सर से आश्वासन तो मांग सकता हूँ ना। आशीष जी मैं जिस विभाग में हूँ
और जो मेरा दायित्व, मेरा काम ही सृजन करने का है। आप मुझे सृजन से कैसे रोकना चाहेंगे? मुझे क्षमा करिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैं बात करूँगा, इस पर मैं जरूर काम कहूँगा मैं आपको। चलिए, ये वर्ड बहुत अच्छा हम लोग को लगता है। सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी की एस्पेक्ट। नहीं, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप आए। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, इसके बाद हम लोग अभी जब भी शस्त्रधारा या बिंदाल नदी को देखते हैं, बहुत देखने मन नहीं करता है, क्योंकि हम कामरी रोड से जब आते हैं बिंदाल की तरफ देखने मन नहीं करता है। वो इंक्रोचमेंट के वजह से ही इतना गंदा होता है। आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक दूसरे को हम लोग इस बात पे इंस्पायर करें, प्रेरित करें कि ये सब मुझे भी बुरा लगेगा। और अगर हम लोग, हमारा प्रोजेक्ट का थीम ही है, अगर हमने नदी को साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तब तो इस प्रोजेक्ट को बनाने का फ़ायदा है। खाली एलिवेटेड रोड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पर सब लोग अपना, आप लोग पूरे सबको मोटिवेट करें। जैसे हम लोग साथ बैठे हैं, विभिन्न सोसाइटियों में हम लोग बैठे हैं, विभिन्न फंक्शन हम लोग कराएँ, हम लोग इसी बात का कुछ प्रोग्राम कराएँ कि हाउ वी कैन क्लीन देहरादून, वो ग्रीन देहरादून, क्लीन देहरादून, कुछ ऐसा कराएँ। वेस्ट मैनेजमेंट क्वींस। नहीं, आप बहुत अच्छा लगा कि आप आए, हम लोगों से बात किया, हमें जानकारी तो कुछ मिली, एंड आगे भी बातचीत होती रहेगी।